हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12 फिजिक्स का चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म। सो अभी तक जो हमने पहले 3 चैप्टर में पढ़ा था उसमें हम लोग के जो इलेक्ट्रॉन्स थे, अगर थर्ड चैप्टर को हम लोग हटा दें, फर्स्ट और सेकंड चैप्टर में हम लोग स्टडी कर रहे थे अबाउट इलेक्ट्रिक फील्ड। हमने जाना इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के बारे में, इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रॉपर्टीज देखी हमने। उसका हमने देखा कि बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट सब्सटेंसेस होते हैं, वो डिफरेंट डिफरेंट इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करते हैं, है ना। उनकी इंटेंसिटी वेरी करती है विद डिस्टेंस और सारी चीज़ें हमने देखी। सो हम लोग का पहला चैप्टर और दूसरा चैप्टर था अबाउट इलेक्ट्रिक फील्ड। तीसरे चैप्टर में हमने चार्जेस को मूव कराया, करंट के बारे में सीखा। अब हम लोग का जो चौथा चैप्टर है, चौथा चैप्टर के बाद जितने भी हैं, चौथा पांचवा छठा, जो मैग्नेटिज्म का पार्ट है, उसमें हम लोग पढ़ेंगे कैसे जब चार्ज मूव करता है, जब चार्ज मूव करता है तो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता है। सो एक साइंटिस्ट थे, मतलब हम लोग की जो बेसिक नॉलेज थी बिफोर 1800 से पहले, हम जानते थे अब क्या होता है इलेक्ट्रिसिटी, हम जानते थे क्या होता है मैग्नेटिज्म। यानी हम लोगों ने देखा था कि कोई भी मैग्नेटिक सब्सटेंस होता है, चाहे वो चुंबक हो या मैग्नेट हो, तो वो क्या करता है, वो अट्रैक्ट करता है आयरन, निकल, कोबाल्ट या डिफरेंट फेरस सब्सटेंसेस को, या मैग्नेटिक सब्सटेंस को अट्रैक्ट करता है। तो हम लोग जानते थे कि मैग्नेटिक सब्सटेंस कुछ होता है, ठीक है, और हमको ये भी पता था करंट भी कुछ होती है, ठीक है। मगर इन दोनों के बीच में जो रिलेशन स्टैब्लिश किया था वो 1820 में ऑस्टेड ने, एक साइंटिस्ट है ऑस्टेड, उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया और उन्होंने इनके बीच में रिलेशनशिप स्टैब्लिश किया। यानी उन्होंने बताया कि जब चार्ज मूव करता है, चार्ज मूव करता है मतलब करंट, जब भी करंट फ्लो करती है किसी भी कंडक्टर से, तो वो क्या करती है, मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करती है। उन्होंने क्या देखा, उन्होंने देखा कि जैसे कोई सर्किट है हमारे पास जिसमें हमने करंट फ्लो करवाई हुई है, ठीक है, जब हमने करंट फ्लो करवाई है, ये बैटरी है, प्लस माइनस इससे करंट फ्लो कर रहा है, लेट से आई करंट फ्लो कर रहा है इससे, है ना। तो जब इससे करंट फ्लो कर रहा है तो ये मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट कर रहा है। कैसे पता चला कि मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट कर रहा है? उन्होंने देखा कि जो भी मैग्नेटिक फील्ड है उसको हम पहचानने के लिए क्या करते हैं, जनरली तो बहुत सारे मेथड होते हैं, मगर एक सिंपल मेथड होता है कंपास। कंपास जो है वो डिफ्लेक्ट करता है अकॉर्डिंग टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। जैसे हम लोग के अर्थ का एक मैग्नेटिक फील्ड होता है, पता ही होगा। अर्थ जो है उसका मैग्नेटिक फील्ड होता है जिसका मैग्नीट्यूड होता है 10⁻⁵ टेस्ला। कितना मैग्नीट्यूड का अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड होता है, यानी अर्थ जो है हमारा वो बिहेव करता है लाइक अ जाइंट मैग्नेट, एक बहुत बड़ा मैग्नेट की तरह वो बिहेव करता है। तो उसकी इंटेंसिटी इतनी होती है। सो अगर हम कंपास को जनरली कहीं भी रखते हैं जहाँ पे कोई दूसरा सब्सटेंस अपनी मैग्नेटिक फील्ड ना क्रिएट कर रहा हो, यानी हम लोग मतलब जो अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड में अगर उसको रखते हैं तो कंपास की नीडल जो है वो नॉर्थ साउथ में अलाइन कर जाती है ना। तो वही उन्होंने किया यहाँ पे, उन्होंने जब कंपास को यहाँ रखा तो उन्होंने देखा कि कंपास की नीडल डिफ्लेक्ट कर रही है ऐसे, ठीक है। कैसे पता चला? उन्होंने जैसे जैसे मतलब इस वायर की जिसमें करंट फ्लो कर रही है उस वायर के करीब लेके आया कंपास को, तो उसकी इंटेंसिटी मतलब बहुत तेजी से वो डिफ्लेक्ट करने लगा, है ना। और दूर ले गया तो कम डिफ्लेक्ट कर रहा था। तो उन्होंने देखा कि जो करंट कैरिंग वायर है इसके इन्फ्लुएंस में, इसके अंडर में ये कंपास डिफ्लेक्ट कर रहा है, ठीक है। तो यानी वो क्यों डिफ्लेक्ट करेगा? बिकॉज वो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर आ रहा है। अब जब मैग्नेटिक फील्ड के अंदर आ रहा है यानी इसका मतलब क्या है कि जो करंट कैरिंग वायर है जिसके अंदर चार्जेस फ्लो कर रहा है वो अपनी खुद की मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट कर रहा है ना। तो यहाँ उन्होंने देखा कि जो करंट कैरिंग वायर है ये अपनी मैग्नेटिक फील्ड को क्रिएट कर रहा है, जिस मैग्नेटिक फील्ड के इन्फ्लुएंस में ये कंपास, जिस मैग्नेटिक फील्ड के इन्फ्लुएंस में ये कंपास डिफ्लेक्ट कर रहे हैं। तो उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट किया था, तो इसी को हम बोलते हैं ऑस्टेड एक्सपेरिमेंट। ऑस्टेड एक्सपेरिमेंट। उन्होंने क्या किया कि उन्होंने ऑब्जर्व किया दैट अ करंट carrying wire behaves like a magnet because a current carrying wire is capable of creating or producing its own magnetic फील्ड। वो अपनी खुद की मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता है। तो यही उन्होंने देखा, ही ऑब्जर्व दैट द करंट कैरिंग वायर बिहेव्स लाइक अ मैग्नेट। उन्होंने देखा कि करंट कैरिंग वायर है ये मैग्नेट की तरह बिहेव कर रहा है। क्यों? क्योंकि ये कैपेबल है, ये खुद से बना सकती है अपनी एक मैग्नेटिक फील्ड, ये अपनी खुद की मैग्नेटिक फील्ड बना रही है। तो जो भी मैग्नेटिक फील्ड बनाते हैं उसको क्या बोलते हैं? मैग्नेट्स। मैग्नेट्स ही होते हैं जो कैपेबल होते हैं मैग्नेटिक फील्ड बनाने के, है ना। तो ये मैग्नेटिक फील्ड बनाना जिसके अंदर इन द
इन दैट मैग्नेटिक फील्ड कंपास नीडल शोज डिफ्लेक्शन। कंपास की नीडल डिफ्लेक्शन शो करती है मैग्नेटिक फील्ड के अंदर ना, कंपास की नीडल डिफ्लेक्शन शो करती है ना। उसकी डिफ्लेक्शन की डायरेक्शन क्या होगी, तो अगर हम लिखना चाहें डायरेक्शन ऑफ कंपास नीडल इज सेम एज द डायरेक्शन टेंजेंट तो ये सब ऑब्जर्वेशन था, ये एक्सपेरिमेंट के बेसिस में ऑस्टेट ने बताया। ऑस्टेट ने जो अपना एक्सपेरिमेंट किया उसके बेसिस में उन्होंने ये कंक्लूजन निकाला। पहला कंक्लूजन क्या था कि जो करंट कैरिंग वायर है वो कैसे बिहेव करती है, जस्ट लाइक अ मैग्नेट, बिकॉज वो अपनी खुद की मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करती है। पता कैसे चला, कंपास को लेके आया उस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर तो कंपास डिफ्लेक्शन शो कर रहा था, है ना। अब वो डिफ्लेक्शन की डायरेक्शन क्या होगी, तो डिफ्लेक्शन की डायरेक्शन क्या होगी, द डायरेक्शन ऑफ कंपास नीडल इज सेम एज द डायरेक्शन ऑफ द टेंजेंट ड्रॉन टू द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एट दैट पॉइंट। यानी जिस पॉइंट पे, जैसे मान लो ये पॉइंट है, यहाँ मैग्नेटिक फील्ड लाइन जैसे आ रही है, ठीक है, तो दिस इज मैग्नेटिक लाइन, हम कंसीडर कर रहे हैं बस एक मैग्नेटिक फील्ड लाइन। तो किसी भी पॉइंट पे अगर हमको देखने कंपास नीडल डायरेक्शन क्या है, तो हम क्या करेंगे, टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। टेंजेंट होता है ना, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन से इसके टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, और टेंजेंट की जो डायरेक्शन रहेगी वही डायरेक्शन रहेगी मैग्नेटिक फील्ड की। तो ये सारा ऑब्जर्वेशन था एक्सपेरिमेंट के बेसिस में। तो यहाँ से हमने एक चीज क्लियर हो गई हमको कि अभी हम लोग जो इस वीडियो में समझेंगे, हम लोग का मेन एम रहेगा बेसिकली हमको समझना मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसे बनती है, मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है, उसके बाद मैग्नेटिक फील्ड के अंदर अगर कोई दूसरा कंपाउंड आता है या दूसरा कोई मटेरियल आता है या दूसरा कोई चार्ज पार्टिकल आता है जो फ्लो कर रहा है ना, या करंट कैरिंग कोई भी चीज़ आती है, तो वो क्या करती है, वो उसके अंदर फोर्स एक्सपीरियंस करती है। जैसे चार्जेस था ना, चार्जेस के इसमें एक चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करता है, जिसमें कोई दूसरा चार्ज आता है तो वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को एक्सपीरियंस करता है। वही सेम चीज़ यहाँ पे ये मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगी, जिस मैग्नेटिक फील्ड में अगर कोई दूसरा मैग्नेटिक सब्सटेंस या तो कोई दूसरा करंट कैरिंग सब्सटेंस आ जाए तो क्या होगा, उसके ऊपर एक फोर्स लगेगी जिसको हम बोलेंगे मैग्नेटिक फोर्स। तो हम लोग पढ़ेंगे मैग्नेटिक फोर्स के बारे में। तो हम लोग का मेन एम क्या रहेगा, बेसिक्स क्लियर करना इस चैप्टर में, ठीक है। अब हम लोग फर्स्ट वीडियो में स्टैब्लिश करेंगे बेसिक्स रिलेशन कि क्या होता है डायरेक्शन, क्या होता है मैग्नेटिक फील्ड, क्या होता है मैग्नेटिक फोर्स, है ना। तो ये यहीं से शुरुआत होती है मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक फोर्सेस के बारे में, ठीक है। तो चाहे तो नोट कर सकते हैं। सो हमने ऑस्टेट के एक्सपेरिमेंट में देखा कि जो भी करंट कैरिंग वायर है वो क्रिएट करती है मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड को हम रिप्रेजेंट करेंगे बी, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड को ई से कर रहे थे, मैग्नेटिक फील्ड को हम बी से करेंगे, एम से नहीं करते बी से करते हैं, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड होती क्या है, तो हमने भी देखा करंट कैरिंग वायर है, यानी कोई भी चार्ज, करंट कैरिंग वायर होता क्या है, मतलब किसी भी वायर के अंदर से इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं, बिकॉज फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन ही क्या बोलते हैं हम उसको बोलते हैं करंट, है ना। करंट इज नथिंग बट फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं, लेट्स इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है, इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है विद वेलोसिटी भी, है ना। जब इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है तो अपने आसपास में क्या क्रिएट करेगा, एक मैग्नेटिक फील्ड, है ना। यह एक चुंबक है, मैग्नेट है, बार मैग्नेट, परमानेंट मैग्नेट, कोई भी मैग्नेट होता है, वो अपने आसपास में क्या करेगा, मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करेगा। दोनों के दोनों सेम मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करते हैं, चाहे वो फ्लोइंग चार्ज हो, मूव जो चार्ज मूव कर रहा हो, या तो कोई मैग्नेट हो, ठीक है। तो दोनों ही क्या करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करते हैं, दोनों क्या करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करते हैं, ठीक है। तो ये होता क्या है, जब चार्ज रेस्ट पे रहता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करता है, जब चार्ज मूव करने लगता है तो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता है, ठीक है। तो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड होता क्या है, ये एक रीजन होता है अराउंड मैग्नेट, ये मैग्नेट है, मैग्नेट के अराउंड या मूविंग चार्ज के अराउंड, या तो मूविंग चार्ज। अब क्लास 12 तक जो हम लोग पढ़ते हैं, हमारी फिजिक्स रहती है वो बहुत मतलब स्मॉलर लेवल पे रहती है, हम लोग सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स को ही मानते हैं चार्ज, या प्रोटॉन को ही मानते हैं चार्ज। बाकी और आगे हमने अभी जो एक्सपेरिमेंट हुआ है उसमें हमने देखा कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के सिवाय बहुत सारे चार्जेस होते हैं, इनको भी हम डिवाइड कर सकते हैं। बट अभी जो हम लोग का मेन फोकस रहेगा वो रहेगा इलेक्ट्रॉन्स या तो प्रोटॉन्स पे, ठीक है। यहाँ पे हम इलेक्ट्रॉन के बारे में बात करें तो इलेक्ट्रॉन मूविंग चार्ज यानी इलेक्ट्रॉन या तो मैग्नेट, दोनों ही क्या करते हैं, दोनों ही कैपेबल होते हैं मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करने के लिए। यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, इट इज the region around मैग्नेट सॉरी मैग्नेट मतलब कोई भी परमानेंट मैग्नेट हो या नेचुरल मैग्नेट हो, कोई भी परमानेंट मैग्नेट हो या तो नेचुरल मैग्नेट हो, ठीक है। अराउंड द मैग्नेट और मूविंग
चार्ज, मूविंग चार्ज यानी मूविंग इलेक्ट्रॉन, या तो हम इसको बोल सकते हैं करंट कैरिंग कंडक्टर। क्योंकि करंट कैरिंग कंडक्टर के अंदर क्या होगा, जो भी कंडक्टर के अंदर करंट फ्लो कर रहे हैं, यानी वहां पे क्या कर रहे हैं, वहां पे चार्ज ही तो फ्लो कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम बात करें, इट इज द रीजन अराउंड द मैग्नेट और मूविंग चार्ज, चाहे वो मैग्नेट हो चाहे वो मूविंग चार्ज हो, दोनों ही क्या करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करते हैं। इट इज द रीजन अराउंड द मैग्नेट और मूविंग चार्ज इन विच अनदर मैग्नेट और चार्ज और मूविंग चार्ज experiences of force। कौन सी फोर्स होती है, मैग्नेटिक फोर्स। ठीक है, तो ये है डेफिनेशन मैग्नेटिक की। इट इज द रीजन अराउंड द मैग्नेट और मूविंग चार्ज इन विच, जिसके अंदर कोई दूसरा मैग्नेट आ जाए या कोई दूसरा मूविंग चार्ज आ जाए, तो दोनों के ऊपर ही क्या लगेगा, फोर्स लगेगा। अब ऑब्वियसली बात, एक चुंबक के बगल में दूसरा चुंबक लाएंगे, तो इस चुंबक की मैग्नेटिक फील्ड है कुछ, इसके अंदर कोई दूसरा चुंबक आएगा तो अट्रैक्ट होगा या तो रिपेल करेगा, डिपेंडिंग अपॉन द फेसिस। तो उनका फेसिस इस तरह, नॉर्थ नॉर्थ रिपेल करेगा, साउथ साउथ रिपेल करेगा, नॉर्थ साउथ अट्रैक्ट करेगा। तो वही चीज है, तो यहाँ पे अगर मैं कोई मैग्नेटिक फील्ड के अंदर कोई दूसरा मैग्नेट या कोई दूसरा मूविंग चार्ज आता है तो उसको अट्रैक्ट करता है। यहाँ पे हम लोग उसको नहीं ले रहे आयरन को, आयरन भी अगर आएगा, जैसे कोई फेरस सब्सटेंस है, निकल है, ये सब भी अगर आएगा तो ये सब भी क्या होगा, अट्रैक्ट होगा उस फील्ड के अंदर, है ना। मगर यहाँ पे हम कंसीडर नहीं करें उसको, चाहो तो लिख सकते, कोई इतना वो दिक्कत नहीं है। बट यहाँ पे हम लोग सिर्फ और सिर्फ हमारा मेन फोकस रहेगा मूविंग चार्ज पे या तो मैग्नेट पे, और मैग्नेट पे भी ज्यादा फोकस नहीं रहेगा, मैग्नेट हम अगले चैप्टर में पढ़ेंगे। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ हम लोग का मेन फोकस रहेगा मूविंग चार्जेस यानी करंट के ऊपर। ठीक है, तो यानी कोई करंट कैरिंग वायर है या तो कोई मैग्नेट है, वही क्या करता है, मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता है, जिसमें अगर कोई दूसरा मैग्नेट या तो मूविंग चार्ज आता है तो उसके ऊपर एक फोर्स लगता है, जिसको हम बोलते हैं मैग्नेटिक फोर्स, है ना। तो ये क्या होता है, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, यानी मैग्नेटिक फील्ड कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी, बी वेक्टर लिखते हैं ना, मैग्नेटिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी। इसको मेजर करते हैं, इट इज मेजर्ड इन टेस्ला। इसके साइड क्या होती है, टेस्ला, जिसको हम कैपिटल टी से दिखाते हैं। ठीक है, तो हम टेस्ला मेजर करते हैं। इसकी कोई यूनिट होती है गॉस। ठीक है, इसको हम दिखाते हैं कैपिटल जी से। 1 गॉस जो होता है वो होता है 10⁻⁴ टेस्ला। ठीक है, तो ये होता है। इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, बी वेक्टर से। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय बी वेक्टर। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देखो, यहाँ पे हम लोग का मेन एम क्या है, स्टैब्लिश करना कि होता क्या है, मतलब हम लोग को अंडरस्टैंड करना है कि बेसिकली मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, मैग्नेटिक फोर्स कितनी होती है ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और मैग्नेटिज्म का क्या रिलेशन है, करंट का और मैग्नेटिज्म का क्या रिलेशन है। तो यहाँ पे हम लोग स्टेब्लिश करने की कोशिश करें, हम लोग समझने की कोशिश कर रहे हैं ये सब चीजें। ठीक है, सो अब अगर हम यहाँ पे देखें मूविंग चार्ज, मूविंग चार्ज जैसे मान लो हमारे पास एक वायर है। ठीक है, एक वायर है जिसमें करंट फ्लो कर रहे हैं, यानी जिसमें इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं। ठीक है, मिलियंस बिलियंस ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं उसके अंदर से ना, इसके अंदर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं। तो इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं, चार्ज फ्लो कर रहे हैं, तो अपने आसपास में मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करेगा, है ना। और ऐसे मैग्नेट को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट। आपने देखे होगा गार्बेज डंपिंग साइट पे कार को उठा के रख देते हैं, है ना। वहाँ पे क्या होता है, कार को उठाने के लिए, जैसे उन्होंने उठाया कार को या कोई भी लोहे के सब्सटेंस को उठाया और कहीं छोड़ना है उनको, तो वो स्विच ऑफ कर देते हैं, अपने आप कार गिर जाती है ना। तो उसमें क्या होता है, उसमें एक्चुअली में करंट फ्लो होता है सोलेनॉइड के थ्रू। सोलेनॉइड हम आगे सीखेंगे क्या होता है, मगर कोई भी करंट कैरिंग वायर है तो कैसा बिहेव करेगा, इलेक्ट्रोमैग्नेट की तरह। और कोई भी नॉर्मल मैग्नेट है तो क्या होता है, नेचुरल मैग्नेट। यानी देखो, जो नेचुरल मैग्नेट आता है, जैसे बाल मैग्नेट है, हॉर्स शू मैग्नेट है, या डिफरेंट कोई मैग्नेट है, तो वो क्या करते हैं, वो अपने खुद की मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करते हैं, उसको हम मैग्नेट्स बोलते हैं, है ना। उनका नाम क्या है, मैग्नेट्स। और जो मूविंग चार्ज की वजह से मैग्नेट क्रिएट होता है उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट, है ना, या तो टेम्परेरी मैग्नेट बोलते हैं इसको। ये क्या है, टेम्परेरी या तो इलेक्ट्रोमैग्नेट। ठीक है, तो दोनों ही क्या है, मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट कर रहे हैं। मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है, ये लिखा है, वेक्टर क्वांटिटी होती है, टेस्ला में नापते हैं इसको, और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं बी वेक्टर से। ठीक है, तो ये रहा मैग्नेटिक फील्ड के बारे में, नोट करने कर सकते हैं। तो अब इसके बाद आता है मैग्नेटिक फोर्स। हमने मैग्नेटिक फील्ड के बारे में समझ लिया, अब आता है मैग्नेटिक फोर्स। मैग्नेटिक फोर्स जिसको हम डिनोट करेंगे एफ सब्सक्रिप्ट एम, यानी एफ स्मॉल है। ठीक है, इसको हम डिनोट करते हैं मैग्नेटिक फोर्स। तो वही चीज़ है, कोई भी करंट कैरिंग वायर है। अब हम लोग यहाँ पे डील करें इलेक्ट्रोमैग्नेट। अब हम लोग आगे जितना भी चीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे तो हम बात करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेट। अब ये दिमाग में नहीं आना चाहिए कि मैग्नेट भी तो होता है, नॉर्मल मैग्नेट, नेचुरल मैग्नेट, वो भी होता है। मगर हम लोग को जो अगले चैप्टर है, चैप्टर नंबर 5 में, उसमें हमारा फोकस रहेगा परमानेंट मैग्नेट पे। अभी हम लोग का फोकस रहेगा इलेक्ट्रोमैग्नेट पे। ठीक है, यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, मूविंग चार्जेस और मैग्नेटिज्म पढ़े। मूविंग चार्जेस
यानी मूविंग चार्जेस किसमें होता है, करंट ना, तो यहाँ पे हम करंट और मैग्नेटिज्म का रिलेशन स्टैब्लिश करने की कोशिश कर रहे हैं। अगले चैप्टर में हम देखेंगे मैग्नेट के बारे में। तो यहाँ पे हमारा फोकस रहेगा मूविंग चार्जेस पे। तो यहाँ पे मान लो करंट कैनी कंडक्टर है आई, जिसमें चार्ज फ्लो कर रहा है इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इसमें इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है, तो अपने आसपास में मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट कर रहा है। इसमें अगर कोई दूसरा मूविंग चार्ज आ गया, ठीक है, कोई दूसरा मूविंग चार्ज आ गया, तो ये इसके ऊपर एक फोर्स लगाता है जिसको हम बोलते हैं मैग्नेटिक फोर्स, है ना। वो अट्रैक्टिव भी हो सकती है, रिपल्सिव भी हो सकती है ना, नेचर के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे देखो कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेट है, यानी कोई भी करंट कैरिंग वायर है, वो एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट कर रही है। उस मैग्नेटिक फील्ड में कोई दूसरा चार्ज, मूविंग चार्ज आ रहा है ना। स्टेशनरी चार्ज की बात नहीं कर रहे, स्टेशनरी चार्ज अगर रुका हुआ चार्ज होगा तो क्या करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करता है, क्रिएट करता है इलेक्ट्रिक फील्ड। हमने चैप्टर 1 में देखा था, है ना। तो यहाँ पे किसी बात हो रही है, यहाँ मूविंग चार्ज की बात हो रही है, जो चार्ज मूव कर रहा है, यहाँ पे मूविंग चार्ज है ना। तो ये भी मैग्नेटिक तरह बिहेव करेगा, ये भी मैग्नेटिक तरह बिहेव करेगा, दोनों किसी को अट्रैक्ट या तो रिपेल करेंगे, है ना। तो जो फोर्स लगती है किस पे, मूविंग चार्ज पे या तो मैग्नेट्स पे, किसके द्वारा, उस मैग्नेटिक फील्ड में आने के द्वारा। जैसे ये जो मूव कर रहा है चार्ज, ये देखो ये मैग्नेटिक फील्ड में जिसमें जा रहा है, जिस मैग्नेटिक फील्ड में जा रहा है ये मैग्नेटिक फील्ड इसकी नहीं है, ये इसके लिए क्या है, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है, क्योंकि ये मैग्नेटिक फील्ड कौन क्रिएट कर रहा है। मान लो ये एक सब्सटेंस है, ये बी सब्सटेंस है, ये ए मटेरियल है, बी मटेरियल है। मूविंग चार्ज जो बी है उसके लिए ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ये क्या है, एक्सटर्नल, बिकॉज ये मैग्नेटिक फील्ड ए को कौन क्रिएट कर रहा है, ये मैग्नेटिक फील्ड जो है एक्सटर्नल, इसको क्रिएट कर रहा है ए सब्सटेंस, और ये बी क्या है, एक्सटर्नल है। तो जब कोई चार्ज, मूविंग चार्ज या तो मैग्नेट किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में आता है तो उसके ऊपर क्या लगता है, एक फोर्स लगता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक फोर्स। लिखते हैं इट इज द फोर्स एक्सपीरियंस बाय मूविंग चार्ज और मैग्नेट इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में जो फोर्स लगती है उसी को हम क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक फोर्स, ठीक है। मैग्नेटिक फोर्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं एफएम से। अगेन इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। फोर्स क्या होती है, वेक्टर क्वांटिटी होती है, ठीक है। तो एफएम क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक फोर्स कितनी हो जाएगी, मैग्नेटिक फोर्स है एफएम इज इक्वल टू, देखो इसको हम इलेक्ट्रोस्टैटिक से चेंज करते हैं, यानी देखो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हमने निकाला था, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड ई इज इक्वल टू एफ बाई क्यू होता है ना। फोर्स पर यूनिट चार्ज को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। यहाँ पे क्यू डिवाइड में हो जाएगा तो मल्टीप्लाई में, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितनी हो जाएगी, इसको ई से निकालते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितनी हो जाएगी, क्यू इंटू ई, है ना। अब देखो यहाँ पे चार्ज रुका था, यहाँ पे चार्ज रुका हुआ है, तो रुका हुआ चार्ज क्रिएट करता है इलेक्ट्रिक फील्ड, और मूविंग चार्ज क्या करता है, मैग्नेटिक फील्ड। यहाँ पे हम अगर इसके बीच में देखो रिलेशन स्टैब्लिश कर रहे हैं, तो चार्ज, अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहाँ पे आ जाएगा मैग्नेटिक फील्ड, क्यू चार्ज, चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड, ई इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड। देखो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एफ ई इज इक्वल टू क्यू इंटू ई, मैग्नेटिक फोर्स इज इक्वल टू क्यू इंटू बी। मगर यहाँ पे चार्ज रुका हुआ था, यहाँ पे वेलोसिटी को कंसीडर करनी है, वेलोसिटी जीरो थी, यहाँ पे चार्ज मूव कर रहे हैं, है ना सॉरी, तो यहाँ पे वेलोसिटी कंसीडर करना पड़ेगा, तो हो जाएगा बी क्रॉस बी, ये हो जाएगा मैग्नेटिक फोर्स, क्यू बी क्रॉस बी हो जाएगा मैग्नेटिक फोर्स। इसको अगर हम चाहें तो और आगे कर सकते हैं सिंप्लीफाई। देखो या तो अगर स्केलर प्रोडक्ट या तो डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट, वेक्टर प्रोडक्ट, स्केलर प्रोडक्ट यानी डॉट प्रोडक्ट या तो क्रॉस प्रोडक्ट, वेक्टर प्रोडक्ट, ये हमने क्लास 11 में पढ़ा था वेक्टर चैप्टर में, है ना। तो यहाँ पे स्केलर प्रोडक्ट क्या होता है, ये जैसे मान लो हमने दो वेक्टर क्वांटिटी को मल्टीप्लाई किया, ठीक है, जैसे फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी, डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, दोनों को मल्टीप्लाई किया और हमको मिल रहा है एक स्केलर क्वांटिटी, इसको हम बोलते हैं स्केलर प्रोडक्ट। दो वेक्टर क्वांटिटी को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, जैसे मान लो यही चीज़, वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी, मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी, चार्ज स्केलर है इसलिए बाहर लिखा है, ठीक है। तो दो वेक्टर क्वांटिटी मल्टीप्लाई करने के बाद एक वेक्टर क्वांटिटी मिली। देखो यहाँ पे फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट वेक्टर वेक्टर दे रहा है वर्क जो कि स्केलर क्वांटिटी, यहाँ पे वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी, बी मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी, चाहो तो लिख सकते हो, है ना। और फोर्स अगेन वेक्टर क्वांटिटी है। तो जब दो वेक्टर क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करने के बाद एक वेक्टर क्वांटिटी मिली उसको हम बोलते हैं वेक्टर प्रोडक्ट। जब दो वेक्टर क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करने के बाद एक स्केलर क्वांटिटी मिली उसको हम बोलते हैं स्केलर प्रोडक्ट। तो इसमें क्या होता है, ये हो जाएगा एफ डॉट डी, सॉरी एफ डॉट डी कॉस थीटा, ठीक है, एफ डॉट डी कॉस थीटा। जब दो इसको हम बोलते हैं डॉट प्रोडक्ट, तो डॉट प्रोडक्ट बोलते हैं एफ डॉट डी। अगर डॉट प्रोडक्ट को हमको सॉल्व करना है तो लगाते हैं एफ डॉट डी कॉस थीटा, और क्रॉस प्रोडक्ट में लगाते हैं, देखो क्यू बाहर है, वी बी साइन थीटा, ठीक है। तो जब भी हमको
क्रॉस प्रोडक्ट मिलेगा, यानी दो वेक्टर क्वांटिटी, एक वेक्टर क्वांटिटी आ रही है, तो उसमें क्या लगाते हैं साइन थीटा। जैसे एक और एग्जांपल लेना चलो, टॉर्क। टॉर्क क्या होता है? वेक्टर क्वांटिटी। कैसे आता है? फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस यानी डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट आता है टॉर्क, तो वेक्टर क्वांटिटी है, तो हम लिखते हैं एफ डी साइन थीटा। ठीक है, इसको हम लिखेंगे एफ डी साइन थीटा, है ना। टॉर्क इज इक्वल्स टू, याद याद टॉर्क का एक्सप्रेशन क्या आता था? पी ई साइन थीटा। देखो यहाँ पे साइन थीटा आ रहा था, यहाँ पे कॉस थीटा आता है। तो देखो अब इसमें अगर हम देखें, यहाँ पे क्या है? दो वेक्टर क्वांटिटी का प्रोडक्ट क्या दे रहा है? वेक्टर क्वांटिटी। यहाँ पे क्या लगाएंगे हम? क्यू वी बी साइन थीटा। ठीक है, तो ये फॉर्मूले को अपन जाते हैं क्यू वी साइन थीटा। ठीक है, ये है, इसको हम बोल सकते हैं एफ एम इक्वल्स टू क्यू वी बी साइन थीटा। ये हो गया क्यू वी क्रॉस बी। ये है वेक्टर रिप्रेजेंटेशन, ये है स्केलर रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, वो है वेक्टर, ये स्केलर। ठीक है, यहाँ पे देखो डायरेक्शन हमको लेना पड़ेगा, यहाँ डायरेक्शन निकालने के लिए हमको थीटा दिया हुआ है, तो इसको हम बोलते हैं स्केलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स, इसको हम बोलते हैं वेक्टर रिप्रेजेंटेशन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ये होती है। ठीक है, तो यहाँ पे हमको ये चीज सीखने को मिली कि जब चार्ज मूव करता है, जब भी चार्ज मूव करता है तो क्या क्रिएट करता है? मैग्नेटिक फील्ड। जब चार्ज रुका होता है तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करता है। ठीक है, तो उसके बाद आता है कॉन्सेप्ट, अच्छे से नापेंगे इसमें, ऐसा यूनिट क्या हो जाएगी? दोनों की यूनिट क्या हो जाएगी? न्यूटन। ठीक है, न्यूटन ही होगी, बिकॉज फोर्स है, फोर्स को तो हम न्यूटन में नापेंगे। ये भी फोर्स है, ये भी फोर्स है, फोर्स को हम न्यूटन में नापते हैं। ठीक है सॉरी। तो यहाँ पे एक और फोर्स आती है जिसको हम बोलते हैं लॉरेंस फोर्स। लॉरेंस फोर्स क्या होती है? लॉरेंस फोर्स होती है मैग्नेटिक फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स दोनों किसी चार्ज पार्टिकल पे एक साथ लगे। इस कोई चार्ज पार्टिकल एक्सपीरियंस करे मैग्नेटिक फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स दोनों एक साथ, जैसे कोई चार्ज पार्टिकल मूव कर रहे हैं, है ना, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स दोनों को एक साथ ही एक्सपीरियंस करे, इसको हम बोलते हैं लॉरेंस फोर्स। तो लिख सकते हैं इट इज द फोर्स एक्सपीरियंस बाय चार्ज पार्टिकल, it is the magnetic and electrostatic force experienced by the charged particle simultaneously। एक साथ मैग्नेटिक और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स किसी पे लगती है उसको बोलते हैं लॉरेंस फोर्स। तो क्या होगा लॉरेंस फोर्स? इसको हम डिनोट करते हैं एफ एल से। लॉरेंस फोर्स हो जाएगा मैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स एक साथ लग रही हो। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितनी होती है? क्यू ई, और मैग्नेटिक फोर्स अभी हमने निकाला है क्यू वी क्रॉस बी। ठीक है, तो यहाँ पे क्यू कॉमन है, ले लिया अगर हम बाहर क्यू, तो हो जाएगा ई प्लस वी क्रॉस ई प्लस वी। ठीक है, तो हो जाएगा लॉरेंस फोर्स। ठीक है, तो देखो मैग्नेटिक फोर्स पे हमको ज़्यादा फोकस रखना है, लॉरेंस फोर्स तो निकाल देंगे दोनों को सम करके, वो इंपॉर्टेंट नहीं। इंपॉर्टेंट है हमारा मैग्नेटिक फोर्स। मैग्नेटिक फोर्स किस चीज़ से आती है? जब कोई चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है विद वेलोसिटी वी और वो किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एंटर करता है, तो उसके ऊपर क्या लगेगा? एक मैग्नेटिक फोर्स, है ना। अब देखो जैसे यहाँ पे यही चार्ज कंडक्टर है ना, यहाँ पे चार्ज पार्टिकल मूव कर रहे हैं। अब करंट कैरिंग वायर है तो उसके अंदर चार्ज तो मूव करते रहेगा, बिकॉज करंट कब तक रहेगी? जब तक इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है, यानी इसमें इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है। कोई चार्ज पार्टिकल यहाँ से है, ये आ रहा है ऐसे, ठीक है, अब उसको जाना था ऐसे, मगर वो जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड घुसेगा तो मान लो अट्रैक्टिव फोर्स को फील कर रहा है, तो देखो वो हल्का सा इधर डेविएट होता जाएगा, है ना, और उसका पोजीशन चेंज हो जाएगी, है ना। यहाँ पे क्यों हो रहा है ऐसा? बिकॉज उसके ऊपर क्या लग रही है? मैग्नेटिक फोर्स। कोई चार्ज पार्टिकल रुका होगा तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करेगा, जिसमें कोई दूसरा चार्ज पार्टिकल अगर आएगा तो उसके ऊपर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगी। कोई चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करेगा, जिसमें कोई दूसरा मूविंग चार्ज पार्टिकल आता है तो उसके ऊपर मैग्नेटिक फोर्स लगती है। तो ये था अबाउट मैग्नेटिक फोर्स। ठीक है, तो देखो बेसिक धीरे धीरे बना रहे हैं हम लोग। पहले हमने देखा कि करंट और मैग्नेटिक फील्ड का रिलेशन क्या होता है, फिर हमने समझा मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, फिर हमने देखा मैग्नेटिक फोर्स क्या होता है, यानी उस मैग्नेटिक फील्ड में कोई अगर आ जाए चार्ज पार्टिकल तो उस पर क्या लगेगा? उस पर मैग्नेटिक फोर्स लगेगी। और मैग्नेटिक फोर्स कितनी होगी अगर हमको बताना है तो हम बता सकते हैं कितनी, क्यू वी क्रॉस बी। ठीक है, तो ये हम देख रहे हैं धीरे धीरे। अब आगे हम लोग इसके बाद देखेंगे, प्रेस नोट कर लें। अब अगर ये वेक्टर क्वांटिटी है, मैग्नेटिक फील्ड भी, मैग्नेटिक फील्ड यानी बी और मैग्नेटिक फोर्स यानी एफ एन, दोनों वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटीज आर दोज क्वांटिटी जो डिपेंड करती है डायरेक्शन पे, यानी इसमें डायरेक्शन भी इन्वॉल्व होती है। तो यहाँ पे डायरेक्शन की बात भी आ रही है। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन निकालना है, कैसे निकालेंगे? मैग्नेटिक फील्ड कौन प्रोड्यूस करता है? एक करंट कैरिंग वायर,
है ना, मैग्नेटिक सब्सटेंस भी क्रिएट करता है, कोई मैग्नेट है वो भी क्रिएट करेगा। मगर यहाँ पे बताया ना स्टार्टिंग से कि इसमें हम डील करेंगे मूविंग चार्जेस के बारे में बात करें। कोई मूविंग चार्ज है यानी करंट, वो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करेगी। तो डायरेक्शन क्या होगी मैग्नेटिक फील्ड के, इसको निकालने के लिए हम यूज करते हैं राइट हैंड रूल। राइट हैंड रूल तो कैसे यूज करते हैं, देखो ये है हमारा थंब, ये है हमारा थंब, ठीक है, ये हमारी उंगली, ठीक है। थंब को हमको रखना है इन डायरेक्शन ऑफ करंट, है ना, और जिस तरह हमारी उंगली कर्ल करेगी, कर्ल मतलब मुड़ेगी, जिस तरह हमारी उंगली मुड़ेगी वो हमको देगा डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, तो देगा हमको डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। तो हमको रखना है अंगूठा इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, और हमको जो मिलेगा हमारी उंगली जैसे कर्ल करेगी उसी उसी पर हमको डायरेक्शन देगा मैग्नेटिक फील्ड। तो देखो यहाँ पे करंट इस तरफ जा रही है नीचे से ऊपर, तो डायरेक्शन रखा है नीचे से ऊपर, ठीक है। और यहाँ पे देखो हम क्या कर रहे हैं, मैग्नेटिक अपनी उंगली कर्ल कर रहे हैं, तो देखो हमको क्या मिल रही है, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। यहाँ पे हमको मिली डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कैसे, देखो ये है, ये इधर से उंगली अंदर तरफ जा रही है, उस तरफ से देखो ये वायर है, ये वायर है जिससे करंट बह रही है, राइट साइड में, वायर के राइट साइड में क्या हो रहा है, उंगली अंदर तरफ जा रही है, यानी वायर के राइट साइड में मैग्नेटिक फील्ड अंदर तरफ जा रही होगी, ठीक है। और वायर की लेफ्ट साइड में उंगली बाहर तरफ से आ रही है, तो बाहर तरफ से आ रही है, देखो ऐसे घूमेगा ना उंगली, तो बाहर तरफ आ रही है, यानी मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन इस साइड बाहर तरफ होगी। अभी अंदर बाहर को डायरेक्शन दिखाने के लिए हम यूज करते हैं, कोई चीज़ अगर अंदर जा रही है, यानी ये प्लेन है, सपोज ये प्लेन है, जैसे मान लो ये राइट एक्स एक्सिस होती है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये जेड एक्सिस है। एक्स एक्सिस में जा रही है दिखाना इजी होता है, कोई इधर जा रही है एक्स एक्सिस में तो ऐसे दिखा देंगे, कोई इधर जा रही है एक्स एक्सिस में इधर दिखा देंगे, वाई एक्सिस में कोई ऊपर जा रहा है तो ऐसे दिखा देंगे, कोई नीचे जा रहा है तो ऐसे दिखा देंगे। मतलब जेड में बाहर अंदर, अंदर बाहर को दिखाने के लिए हम यूज़ करते हैं क्रॉस। क्रॉस जो होता है ये दिखाता है कोई चीज़ अंदर जा रही है, इनसाइड, इनसाइड द बोर्ड यानी इनसाइड द प्लेन, और हम दिखाते हैं डॉट, ये दिखाता है आउटसाइड, कोई चीज़ आउटसाइड जा रही है। तो यही पे अगर हमको मैग्नेटिक फील्ड दिखाना है इसी वायर में, जैसे मान लो यहाँ पे दिखा रहे हैं, अभी करंट की डायरेक्शन नीचे की तरफ है, अभी करंट की डायरेक्शन नीचे की तरफ है, तो करंट की डायरेक्शन में रखेंगे उंगली, तो कोई इस तरफ से बाहर की तरफ आ रहा है, और इस तरफ से, तो इस तरफ से अंदर की तरफ जा रहा है, तो इधर से अंदर की तरफ जा रहा है बोर्ड में, और उधर से बाहर आ रहा है, तो अंदर जा रहा है मतलब क्रॉस, बाहर आ रहा है यानी डॉट, यानी लेफ्ट साइड में अंदर की तरफ जा रहा है बोर्ड की, राइट साइड में बाहर है। ऐसे चाहो तो ऐसे भी दिखा सकते हो, इस तरफ अंदर से आ रहा है, इस तरफ बाहर आ रहा है, ठीक है। और चाहो तो और डायरेक्शन ले सकते हो, जैसे मान लो एक स्क्वायर है, इसमें करंट ऐसे फ्लो कर रहे हैं, अब डायरेक्शन बताओ, तो यहाँ पे देखो वही चीज़, ये तो सेम ऐसी है, अंदर की तरफ यहाँ बाहर की तरफ, फिर अंदर की तरफ यहाँ बाहर की तरफ, इधर देखिए तो देखो इधर से अंदर की तरफ, इधर से बाहर की तरफ, इधर से अंदर की तरफ, इधर से बाहर की तरफ, इधर देखें तो इधर से अंदर की तरफ, इधर से बाहर की तरफ, इधर से बाहर, इधर से अंदर, इधर से देखें तो इधर से अंदर की तरफ, उधर से बाहर की तरफ, ये बाहर की तरफ, ये अंदर की तरफ, ये मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन हो जाएगी। मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन निकालने के लिए हम यूज करते हैं राइट हैंड रूल, सिंपल है, ठीक है। अब बात करते हैं मैग्नेटिक फोर्स की, मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन कैसे निकालेंगे, तो इसमें भी हम राइट हैंड रूल यूज करते हैं, कुछ नया नहीं है। इसमें हम क्या करते हैं, मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, मैग्नेटिक फोर्स होता है एफ एम इज इक्वल टू क्यू वी क्रॉस बी। डायरेक्शन कौन दे रहे हैं, वी बी, यानी चार्ज स्केलर क्वांटिटी, तो उसका मैटर नहीं करता, उसको हटा भी तो चलेगा, मगर फॉर्मूले से नहीं हटाना, सिर्फ डायरेक्शन के लिए हम इसको हटा के समझने के लिए हटा दे रहे हैं। तो क्या कौन डायरेक्शन दे रहे हैं, वी क्रॉस बी, वेलोसिटी ऑफ चार्ज पार्टिकल जिस तरफ होगी बी, मैग्नेटिक फील्ड जिस तरफ होगा, दोनों की डायरेक्शन हमको बताती है फोर्स की डायरेक्शन। जैसे एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लो ये है मैग्नेटिक फील्ड, ये बी मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, और चार्ज पार्टिकल कोई नीचे से ऊपर मूव कर रहे हैं, तो नीचे से ऊपर मूव कर रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन देखो, ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, ये चार्ज पार्टिकल ऊपर की तरफ मूव कर रहे हैं, ये वेलोसिटी, ठीक है। तो हमको क्या करना है, हमको आगे राइट हैंड रूल यूज करना है, अभी देखो हमको उंगली को पहले रखना है, उंगली को स्टार्टिंग में ऐसे रखना है, तो उंगली की डायरेक्शन हमको रखना है हमेशा मैग्नेटिक फील्ड में, उंगली डायरेक्शन रखना है मैग्नेटिक फील्ड में, या तो वेलोसिटी में रख दो, उंगली डायरेक्शन रखना है वेलोसिटी में, ठीक है। और उसको कर्ल करना है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में, तो कर्ल करना है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में, और जो अंगूठा है हमको वो देगा फोर्स, डायरेक्शन ऑफ फोर्स, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखते हैं मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इस तरफ, मैग्नेटिक फील्ड में, और सॉरी वेलोसिटी की डायरेक्शन इधर है ना, वेलोसिटी डायरेक्शन इधर, मैग्नेटिक फील्ड इधर है, वेलोसिटी की डायरेक्शन ये, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन अब अंदर की तरफ से नहीं, मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन इधर है, देखो वेलोसिटी की डायरेक्शन ऊपर उधर रखा, और मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन इधर, तो यानी इधर से देखो ऐसे मूव करना है,
ऐसे मूव किया, ठीक है। वेलोसिटी की डायरेक्शन में पहले उंगली रखा और मोड़ा किस तरफ, मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन, ऐसे रखा ऐसे। अब देखो अंगूठा किधर जा रहा है, अंदर की तरफ, यानी मैग्नेटिक फील्ड किधर होगी, सॉरी फोर्स किधर होगी, मैग्नेटिक फोर्स अंदर की तरफ, यानी मैग्नेटिक फोर्स किधर होगी, अंदर की तरफ, ये होगी मैग्नेटिक फोर्स। अगर हम देखें कि मैग्नेटिक फील्ड है, लेट्स से ये अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड है, तो अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है। और लेट्स से इलेक्ट्रॉन इधर जा रहे हैं, चार्ज पार्टिकल मूव कर रहे हैं, ये है वेलोसिटी ऑफ चार्ज पार्टिकल, ठीक है। पहले वेलोसिटी की तरफ रखना है ना, अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड है, ये अंदर की तरफ है, ठीक है, ये अंदर की तरफ एस के बाद, ये अंदर की तरफ, अंदर की तरफ जेड एक्सिस में अंदर की तरफ। तो ये हमको रखना है वेलोसिटी की तरफ, अंदर की तरफ है ना मैग्नेटिक फील्ड, देखो क्रॉस के दिखाते हैं इनसाइड, तो ये रखा, इससे इनसाइड मोड़ा, कहाँ जा रहा है, फोर्स ऊपर की तरफ, यानी फोर्स डायरेक्शन कहाँ होगी, वाई एक्सिस में ऊपर की तरफ, ठीक है। ये है फोर्स डायरेक्शन, इसी तरह हम निकाल सकते हैं, ठीक है। तो यही सब यूज करेंगे टेक्निक। जैसे एक और देख लेते हैं, जैसे मान लो ये मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन है, ये मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन है ना, और वेलोसिटी मान लो बाहर की तरफ है, वेलोसिटी बाहर की तरफ है, ये है वेलोसिटी, ठीक है। तो वेलोसिटी बाहर की तरफ, मैग्नेटिक फील्ड ऊपर की तरफ, ये मैग्नेटिक फील्ड, ये वेलोसिटी। पहले मुझे रखना है उंगली अपनी वेलोसिटी की तरफ रखना है, तो मोड़ना किस तरफ है, देखो मैग्नेटिक फील्ड ऊपर की तरफ, ऊपर की तरफ मोड़ेंगे, इधर आई इधर, यहाँ डायरेक्शन ऑफ फोर्स किधर होगी, इधर। यही होता है, हमको उंगली को रखना है वेलोसिटी की डायरेक्शन में, पहले हमको स्टार्टिंग में उंगली को रखना है डायरेक्शन वेलोसिटी में, है ना। स्टार्टिंग में उंगली कहाँ देगी, वेलोसिटी डायरेक्शन, फिर मोड़ना है किस तरफ, मैग्नेटिक फील्ड की तरफ, तो जो अंगूठा वो हमको डायरेक्शन देगा फोर्स का। इसमें सिंपल है, इसमें तो करंट की डायरेक्शन में रखो और फिर मोड़ो, तुमको देगा मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन, ठीक है। तो दोनों की अलग अलग यूज करते हैं राइट एंड रूट, और दोनों का प्रोसेस अलग अलग है, तो इसलिए दोनों को याद रखना है। करंट की डायरेक्शन में रखा, उंगली मोड़ा, वो जो भी हमको डायरेक्शन देगी वो मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन देगी। इसमें क्या है, वेलोसिटी की डायरेक्शन में रखना है, जैसे चार्ज पार्टिकल मूव करे, जैसे यहाँ मूव कर रहे हैं यहाँ, और जैसे यहाँ पे चार्ज पार्टिकल मूव कर रहे हैं अंदर की तरफ, तो यहाँ ऐसे रखना है, ठीक है। जहां चार्ज पार्टिकल मूव करे वहां रखना है हमको डायरेक्शन, जैसे यहाँ पे चार्ज पार्टिकल मूव करे ऊपर की तरफ, ऊपर की तरफ रखना है मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ। अब देखो हाथ ऐसे तो मोड़ नहीं सकते, उंगली को ऐसे तोड़ तो सकते नहीं अपने, ठीक है। चार्ज पार्टिकल मूव करे तो हम हाथ को घुमा देंगे जिस तरफ मूव करें, तो देखो वेलोसिटी ऊपर की तरफ, मैग्नेटिक फील्ड इधर, फोर्स अंदर की तरफ, तो यहाँ पे फोर्स अंदर की तरफ। तो ये निकालने का तरीका होता है मैग्नेटिक फोर्स और ये मैग्नेटिक फील्ड को नोट करना कर सकते हैं, ऐसे बुक में दिया है। अब हम देखेंगे मैग्नेटिक फोर्स, हम लोग मैग्नेटिक फोर्स ही पढ़ रहे हैं, तो मैग्नेटिक फोर्स देखेंगे ऑन करेंट कैरिंग कंडक्टर इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो हम देख रहे हैं मैग्नेटिक फोर्स ऑन करेंट कैरिंग कंडक्टर ड्यू टू एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। सो देखो हमारे पास कोई एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, हमारे पास कोई मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है। इसे कौन प्रोड्यूस कर रहा है, ये इससे हमको मतलब नहीं है। मैग्नेटिक फील्ड को कोई भी प्रोड्यूस कर सकता है, हमें पता है ना, कोई मूविंग चार्ज है, कोई करंट कैरिंग वायर है, या तो कोई मैग्नेट रखा हुआ है परमानेंट मैग्नेट, तो वो मैग्नेटिक फील्ड को क्रिएट कर रहे हैं। अब इस रॉड के लिए वो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है, ये रॉड जो इसके अंदर रखा है उसके लिए एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है। अब इसके अंदर करंट है, इसके अंदर करंट फ्लो कर रहा है, लेट्स से आई करंट फ्लो कर रहा है इसके अंदर। इस रॉड का जो एरिया है, क्रॉस सेक्शन है, ये रॉड है, इसका जो एरिया है ये ए है, और इस रॉड की लेंथ एल है, लेट्स से इस रॉड की लेंथ एल, ठीक है। अब देखो हमने पढ़ा था कोई भी मैग्नेटिक फील्ड है, इसमें कोई भी अगर चार्ज रॉड रखा है, करंट कैरिंग रॉड रखा है आई, इसमें करंट फ्लो कर रही है, इसमें से करंट फ्लो कर रही है ना। तो इस मैग्नेटिक फील्ड को ये क्रिएट कर रहा है, लेट्स से यही रॉड इस मैग्नेटिक फील्ड को क्रिएट कर रहा है। इसके अंदर कोई दूसरा रॉड आया जिसके अंदर करंट फ्लो कर रही है, ठीक है। अब इसके अंदर करंट फ्लो कर रही है, यानी इसके अंदर कौन फ्लो कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे हैं इसके अंदर ना, तो इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं। अब इस इलेक्ट्रॉन को ये मैग्नेटिक फोर्स से खींचेगा अपनी तरफ, है ना। जैसे ये रॉड है, इस रॉड के अंदर इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे हैं, एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे हैं, ठीक है। अब ये मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा है, मान लो ये मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा है, इस पोर्शन को हम नोटिस कर रहे हैं, तो इसकी हर एक मूविंग चार्ज के ऊपर क्या लगेगा, एक फोर्स लगेगा। हमने देखा था ना अभी, जब भी चार्ज मूव करता है तो उसके ऊपर मैग्नेटिक फोर्स लगता है। तो इस रॉड के अंदर एन इलेक्ट्रॉन्स है, उन सब के ऊपर फोर्स लग रहा है, तो वो सब कहाँ खींच रहे हैं, अगर मान लो अट्रैक्टिव फोर्स होगा तो खींचेंगे, रिपल्सिव होगा तो दूर जाएंगे उससे, है ना। जो मैग्नेटिक फील्ड का प्रोड्यूसर है, जो सोर्स है, जो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करे, उससे दूर जाएंगे, उसकी तरफ जाएंगे, है ना। उन पर फोर्स लगेगी अल्टीमेटली, अगर हम बोलना चाहें तो उस पर फोर्स लगेगी, है ना। वो फोर्स कितनी होगी, तो मैग्नेटिक फोर्स निकालेंगे, हमने फॉर्मूला भी थोड़े पहले देखा है, मैग्नेटिक फोर्स ऑन
इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है हम कंसीडर करें कि इलेक्ट्रॉन को मूव कर रहा है, बिकॉज करंट फ्लो कर रही है तो कौन किस करंट की फ्लो करेगी, इलेक्ट्रॉन की वजह से। तो मैं लिख सकते हैं मैग्नेटिक फोर्स एसएम इज इक्वल टू क्यू वी क्रॉस बी, है ना। यहाँ मैग्नेटिक फोर्स एक इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं, ठीक है। अगर हम सारे इलेक्ट्रॉन की बात करें मैग्नेटिक फोर्स ऑन ऑल इलेक्ट्रॉन, या तो हम सिंपली बोले रॉड, मैग्नेटिक फोर्स रॉड पे कितनी लगेगी, मैग्नेटिक फोर्स ऑन ऑल इलेक्ट्रॉन या तो रॉड पे, है ना, कितनी लगेगी। तो देखो क्यू चार्ज सबका सेम है, मैग्नेटिक फील्ड ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है, इसे जो प्रोड्यूस कर रहा है उसके लिए कांस्टेंट है। वेलोसिटी जो है, वेलोसिटी यहाँ पे हर इलेक्ट्रॉन की चेंज कर रही है, या अगर हम सारे इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी कंसीडर करें तो हमको उसको चेंज करना पड़ेगा ड्रिफ्ट वेलोसिटी के केस में। जैसे हमने ड्रिफ्ट वेलोसिटी देखा था लास्ट चैप्टर में कि जो इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करता है उसको हम बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी, तो हमको यहाँ पे चेंज करना पड़ेगा इसको इन टर्म्स ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो पता है वेलोसिटी ऑफ ऑल इलेक्ट्रॉन्स, सारे इलेक्ट्रॉन्स की वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, एवरेज वेलोसिटी की बात करें यहाँ पे हम, तो वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, ये v क्रॉस b है, वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, वेलोसिटी कितनी होगी देखो, लेट्स से एक इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी कितनी है, एक इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी है ड्रिफ्ट वेलोसिटी, है ना। वहां कितने इलेक्ट्रॉन है, जैसे कनेक्टर है, जैसे यही कनेक्टर है, जैसे लेट्स से ये वाला कनेक्टर है हमारे पास, ठीक है। इस कनेक्टर में अब इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज़्यादा होते हैं, अगर हम एक छोटा सा यूनिट सैंपल कंसीडर करते हैं तो उसमें 10 की पावर 23 इलेक्ट्रॉन्स तक हो सकते हैं, ठीक है। यानी यहाँ पे बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो अगर हमने एक छोटा सा पीस लिया, मैंने बोला ये 1 मीटर स्क्वायर, यानी एक छोटा सा यूनिट लेंथ का पीस है, जैसे 1 मीटर स्क्वायर मान लो, ठीक है। एक 1 मीटर स्क्वायर का पीस है, एक और 1 मीटर का, एक और 1 मीटर का, 1 मीटर स्क्वायर में n इलेक्ट्रॉन है, 1 मीटर स्क्वायर में n इलेक्ट्रॉन, 2 मीटर स्क्वायर में 2n, 3 मीटर स्क्वायर में 3n, 4 मीटर स्क्वायर में 4n, और पूरे वॉल्यूम में v इंटू एन। समझ में? देखो 1 मीटर स्क्वायर में 1 इलेक्ट्रॉन है, 2 मीटर स्क्वायर में 2, 3 मीटर स्क्वायर में 3, 4 मीटर स्क्वायर में 4, पूरे वॉल्यूम में 100 मीटर स्क्वायर में 100 इलेक्ट्रॉन, 1 मीटर स्क्वायर में 1 इलेक्ट्रॉन, 100 मीटर स्क्वायर में 100 इलेक्ट्रॉन, तो 1 मीटर स्क्वायर में n इलेक्ट्रॉन, पूरे वॉल्यूम में n इंटू वी, है ना। तो यहाँ पे कितना आएगा ड्रिफ्ट वेलोसिटी इंटू n इंटू वी। अब ये v वेलोसिटी वाला नहीं, ये v वॉल्यूम वाला है ना। तो ड्रिफ्ट ये वेलोसिटी है, जब ड्रिफ्ट वेलोसिटी इंटू n इंटू वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या होता है एरिया इंटू लेंथ, है ना। एरिया, ये एरिया दिया इंटू लेंथ, ये क्या देगा पूरा वॉल्यूम दे देगा, ठीक है। यहाँ से आ गया ये। अब बी डी इंटू एन इंटू ए इंटू एल, अभी चाहे तो हम बी की जगह रख सकते हैं, यहाँ पे इक्वेशन 2 को हम इक्वेशन 1 में डाल सकते हैं, तो पुटिंग 2 इन 1, 2 को 1 में डाल रहे हैं, तो एफ एम कितना हो जाएगा, क्यू, वी कितना है वी डी इंटू एन ए एल इंटू बी। देखो क्यू वैसे ही है, बी वैसे ही है, बी की जगह बस हमने डाल दी जो निकाला था एक्सप्रेशन, ठीक है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी वाला, ठीक है। अब ड्रिफ्ट वेलोसिटी को हम चेंज कर सकते हैं इनटू करंट डेंसिटी। देखो हम लोग को मेन एम क्या है, यहाँ पे हमको मैग्नेटिक फोर्स निकालना है, ठीक है। मैग्नेटिक फोर्स हमको यहाँ पे देगा नहीं कि इलेक्ट्रॉन इतनी वेलोसिटी से मूव कर रहा है, इसके क्या बोलते हैं इसमें एन इलेक्ट्रॉन इतना, ये सब चीज़ हमको देता नहीं है, हमको जनरली वो करंट देगा कि जैसे हमको अगर क्वेश्चन देगा न्यूमेरिकल तो हमको देगा इसमें करंट इतनी है, मानो 2 एम्पियर, इस रॉड की लेंथ भी देना चाहिए, दे सकता है 1 मीटर, है ना। और फिर क्या देगा मैग्नेटिक फील्ड जो है 2-3 टेस्ला जो भी दिया उसने दे दिया, तो हमको उसमें यहाँ पे वेलोसिटी कहाँ दिया उसने क्वेश्चन में, इसका यूज करना है हमको, इसका यूज करना चाहिए नहीं हमको। ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी तो करंट इलेक्ट्रिसिटी में हमने पढ़ा था, इसका यहाँ पे इतना ज़्यादा रोल है नहीं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का हमको यूज करना ही नहीं है, तो हमको चेंज करना पड़ेगा ड्रिफ्ट वेलोसिटी को इनटू करंट, करंट के टर्म में चेंज करना पड़ेगा। कैसे करेंगे, ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो होता है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी होता है ये करंट डेंसिटी अपॉन एन ई होता है, सॉरी यहाँ पे एन ई क्या होता है इलेक्ट्रॉन का चार्ज, यहाँ पे हम क्यू मान लेते हैं इलेक्ट्रॉन चार्ज, ठीक है। चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन को वहाँ पे हम लास्ट वाले चैप्टर में ई मान रहे थे, यहाँ पे हम क्यू मान रहे हैं। देखो यहाँ पे हमने क्या माना क्यू, एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज को तो हमने क्यू मान लिया। यहाँ से अगर हम जे लिखना चाहें करंट डेंसिटी, ये हमने लास्ट चैप्टर में ड्राइव किया था, क्वेश्चन याद करना है, देखना चाहो देख सकते हो। तो जे कितना हो जाएगा एन क्यू बी डी, है ना। यहाँ से देखो एन है, क्यू है, बी डी, इसी जगह हम क्या लिख सकते हैं जे, तो यहाँ से मैग्नेटिक फोर्स हो जाएगा जे। अब देखो एन क्यू बी डी पूरा टर्म जे बन गया, यहाँ पे आ जाएगा ए एल क्रॉस बी, ठीक है। अब जे क्या होता है, करंट डेंसिटी क्या होता है, करंट डेंसिटी होता है करंट पर यूनिट एरिया, कैसे लिख सकते हैं करंट डेंसिटी को, करंट पर यूनिट एरिया इंटू ए इंटू एल क्रॉस बी, एरिया से एरिया कट गया तो बन जाएगा आई एल क्रॉस बी। हमको पता है कि दो वेक्टर का सम होता है फोर्स, है ना। यहाँ पे वेक्टर क्वांटिटी कौन होता है, करंट एक स्केलर क्वांटिटी है तो बाहर आ जाएगा, एल क्या हो जाएगा वेक्टर क्वांटिटी बन जाएगा। यहाँ से मैग्नेटिक फोर्स कितना हो जाएगा एफ एम आई एल क्रॉस, ये हमारा मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला अलग बन जाएगा किसके लिए, कभी कोई करंट कैरी कंडक्टर। देखो अब इसमें क्या है, हमको क्वेश्चन में करंट दिया होगा,
लेंथ दिया होगा और बी दिया होगा, हम निकाल सकते हैं। अब देखो यहाँ पे भी वही सेम चीज है, दो वेक्टर क्वांटिटी का सम, एक वेक्टर क्वांटिटी, जहाँ पे इसको हम क्या करेंगे, इसको हम चेंज कर देंगे वेक्टर प्रोडक्ट में। वेक्टर प्रोडक्ट क्या होता है, एफ एम इज इक्वल टू आई एल बी साइन थीटा। ये वेक्टर प्रोडक्ट अप्लाई किया तो ये जगह आई एल बी साइन थीटा। साइन थीटा कैसे आया, ये दो वेक्टर का सम अगर वेक्टर होता है तो हम यहाँ पे साइन थीटा में चेंज कर देते हैं, इसको वेक्टर प्रोडक्ट बोलते हैं, है ना। इसको हम वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे, ये स्केलर फॉर्म, मैग्नेटिक फोर्स का वेक्टर फॉर्म, ये स्केलर फॉर्म, ठीक है। तो ये हम लिख के निकाल सकते हैं। तो यही है, अगर कभी भी मान लो क्वेश्चन में अगर आपको जैसे क्वेश्चन में करते हैं, ट्राई करते हैं, देखो बुक का क्वेश्चन, कि जब भी आपको करंट दिया है, लेंथ दिया है, मैग्नेटिक फील्ड दिया है और आपसे पूछता है उसमें कितनी फोर्स लगेगी उस कंडक्टर पे, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। यहाँ पे जो बी है एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, ये है एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। देखो ये मैग्नेटिक फील्ड को ये रॉड नहीं क्रिएट कर रहा, अब ऐसा नहीं है कि रॉड क्रिएट कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड, ये रॉड एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में है, इस मैग्नेटिक फील्ड को बी को कोई दूसरा चार्ज, मूविंग चार्ज या तो कोई दूसरा मैग्नेट क्रिएट कर रहा है, ये रॉड नहीं क्रिएट कर रहा, है ना। अभी हमको पता है कि कोई चार्ज, जो कोई रॉड है जिससे इलेक्ट्रॉन मूव करे, तो वो खुद का भी अपना मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा, वो खुद का भी अपना मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा। मगर ये मैग्नेटिक फील्ड जो है, ये वाला जहाँ पे हम एक्सप्रेशन यूज करें, ये मैग्नेटिक फील्ड इस रॉड के जैसे नहीं है, ये मैग्नेटिक फील्ड एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है, इसको कोई दूसरा मैग्नेट्स या तो कोई दूसरा मूविंग चार्ज प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो ये एक्सप्रेशन याद रखना इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन बनते हैं। जैसे अभी एक बुक का क्वेश्चन ट्राई करते हैं हम लोग, जैसे ये क्वेश्चन है आपकी एनसीईआरटी एक्सरसाइज का है, क्वेश्चन नंबर 4.5, बोल रहा है व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फोर्स पर यूनिट लेंथ, यानी हमको निकालना है मैग्नीट्यूड यानी वैल्यू, मैग्नेटिक फोर्स पर यूनिट लेंथ यानी हमको निकालना है मैग्नेटिक फोर्स पर यूनिट लेंथ, है ना, ऑन अ वायर कैरिंग अ करंट ऑफ 8 एम्पियर। यानी एक वायर दिया है, ये वायर है, इसमें कितना करंट फ्लो कर रहा है, 8 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है, एंड मेकिंग एंगल 30 डिग्री विद द डायरेक्शन ऑफ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। तो ये मैग्नेटिक फील्ड है, मान लो लेट्स मैग्नेटिक फील्ड ये ऐसे कर लो, ये मैग्नेटिक फील्ड है ना डी, इससे जो करंट फ्लो कर रहा है वो कितना एंगल बना रहा है, 30 डिग्री बना रहा है, ठीक है। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, इसे करंट फ्लो कर रहे हैं, ये 30 डिग्री एंगल बना रहा है, तो मुझे निकालना है फोर्स पर यूनिट लेंथ, ठीक है। सो मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, एफ एम इज इक्वल टू, अभी थोड़ी देर पहले ड्राइव किया, आई एल बी साइन थीटा। यहाँ पे एंगल दिया है इसलिए हम इसको स्केलर फॉर्म में लिख रहे हैं, ठीक है। एंगल नहीं दिया होता तो वेक्टर फॉर्म में लिख लेते हैं, वैसे कोई इतना दिक्कत भी नहीं है, अगर एंगल दिया है तो स्केलर फॉर्म में लिखना सही है। तो देखो हमको निकालना क्या है, मैग्नेटिक फोर्स पर यूनिट लेंथ, यहाँ पे लेंथ इंटू में उधर जाएगा तो डिवाइड में, तो मैग्नेटिक फोर्स पर यूनिट लेंथ कितना हो जाएगा, आई बी साइन थीटा। समझ में? देखो क्वेश्चन में बोला मैग्नेटिक फोर्स पर यूनिट लेंथ, उसने बोला एक यूनिट लेंथ के लिए मैग्नेटिक फोर्स निकालना है, ठीक है। यहाँ पे एल इंटू में था, लेंथ है ना, आई होता है करंट, एल होता है लेंथ, बी होता है मैग्नेटिक फील्ड और एंगल है थीटा, तो यहाँ से एल इंटू में जाएगा डिवाइड में, हमको यही निकालना है ना। मैग्नेटिक फोर्स पर यूनिट लेंथ आई, करंट कितना दिया है 8 एम्पियर, करंट है 8 एम्पियर, करंट है 8 एम्पियर ऑफ करंट, है ना। और उसके बाद फिर बी मैग्नेटिक फील्ड दिया है कितना 0.15 टेस्ला इंटू साइन थीटा, एंगल कितना है 30 डिग्री, ठीक है। यहाँ से देखो सब के सभी यूनिट हमें ऐसा यूनिट में, करंट की यूनिट एम्पियर, मैग्नेटिक फील्ड की टेस्ला और एंगल, है ना। तो यहाँ पे हम जो आंसर आएगा वो ऐसा यूनिट में आएगा, जहाँ से 8 साइन 30 कितना होता है 8 इंटू 0.15 इंटू साइन 30 1/2, ठीक है, 0 साइन 30 1/2, 2 से कटेगा 2 4 ज़ा 8, देन 4 इंटू 1.5 15 4 ज़ा 60, जाएगा 0.6 न्यूटन, है ना। अब फोर्स पर यूनिट लेंथ की बात करें तो फोर्स की यूनिट न्यूटन और लेंथ की मीटर, तो फोर्स पर यूनिट लेंथ यानी 0.6 न्यूटन मीटर आ जाएगा फोर्स पर यूनिट लेंथ, जो कि इस वायर में लग रहा है। तो देखो सिंपल है, कोई इतना इजी मतलब टफ नहीं है, बस फॉर्मूला रखना है आंसर निकालना। एक और क्वेश्चन देखते हैं इसका, एनसीईआरटी का ये। सो अगला क्वेश्चन 4.6, ये भी एनसीईआरटी एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन बोला है 3 सेंटीमीटर वायर कैरिंग अ करंट ऑफ 10 एम्पियर इज प्लेस इनसाइड अ सोलेनॉइड। अब देखो सोलेनॉइड क्या होता है, सोलेनॉइड ऐसा कुछ वाउंडेड कॉइल होता है। अब देखो इसके अंदर भी करंट जाती है, सोलेनॉइड के अंदर भी करंट जाती है, जिसकी वजह से सोलेनॉइड भी एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता है, हम आगे सीखेंगे। बहरहाल अभी के लिए सिर्फ इतना याद रखो कि सोलेनॉइड क्या होता है, ये एक डिवाइस होता है जो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता है। इसी मैग्नेटिक फील्ड देखो कैसे आएगी, ऐसे, आगे हम देखेंगे ये सब चीज़ें, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड ऐसे आएगी, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड कौन प्रोड्यूस कर रहा है, सोलेनॉइड, है ना। अब क्वेश्चन देखते हैं, 3 सेंटीमीटर वायर कैरिंग अ करंट ऑफ 10 एम्पियर इज प्लेस इनसाइड सोलेनॉइड परपेंडिकुलर टू इट्स एक्सिस। ये सोलेनॉइड की एक्सिस है, इसके परपेंडिकुलर, से परपेंडिकुलर हमने एक वायर रखा है जिसकी लेंथ कितनी है, जिसकी लेंथ है 3 सेंटीमीटर, इसकी लेंथ है 3
सेंटीमीटर। इसे करंट फ्लो कर रही है आई, जो कि है 10 एम्पियर की, इसे 10 एम्पियर की करंट फ्लो कर रही है ना। तो यहाँ अगर हम देखें, इसको थोड़ा सा अलग सेपरेटली बनाएं, तो ये वायर है, इसकी लेंथ कितनी है, इसकी लेंथ है 3 सेंटीमीटर। इसे कितनी करंट फ्लो कर रही है, इसे करंट फ्लो कर रही है 10 एम्पियर की। इसमें मैग्नेटिक फील्ड ऐसे, मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी दी है, द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सॉलिनॉइड इज गिवन टू बी 0.27 टेस्ला। मैग्नेटिक फील्ड कितना है, 0.27 टेस्ला, है ना। अब देखो परपेंडिकुलर है, तो ये वायर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में कितना एंगल बना है, 90 डिग्री। ये वायर, ये मैग्नेटिक फील्ड, इसके बीच में कितना एंगल बन रहा है, 90 डिग्री, ठीक है। व्हाट इज द मैग्नेटिक फोर्स ऑन द वायर, मैग्नेटिक फोर्स कितनी होगी वायर के अंदर। चलो देखते हैं कितनी मैग्नेटिक फोर्स होगी। तो देखो गिवन क्या क्या पहले दे देते हैं, लिख लेते हैं। गिवन है आई 10 एम्पियर एसआई यूनिट में, ठीक है। उसके बाद फिर मैग्नेटिक फील्ड 0.27 टेस्ला एसआई यूनिट में, सही है। इसे चाहो तो ऐसे कर सकते हो, कैलकुलेशन इजी करने के लिए 2 पॉइंट शिफ्ट किया तो ये 27 इंटू 10 की पावर 2 पॉइंट शिफ्ट किया तो ये -2, ठीक है। कैलकुलेशन इजी हो जाती है इससे। और कुछ दिया है, लेंथ ऑफ वायर कितना दिया है, 3 सेंटीमीटर। इसको मीटर में चेंज करेंगे तो डिवाइड करेंगे 100 से, हो जाएगा 3 इंटू 10 की पावर -2 मीटर, ठीक है। सेंटीमीटर को चेंज मीटर में, क्योंकि ऐसा यूनिट में रखना है हमको ताकि आंसर हमारा न्यूटन में आए, ठीक है। और बस इतना दिया है तुमको, एंगल दिया है थीटा कितना 90 डिग्री, बिकॉज परपेंडिकुलर है ना, 90 डिग्री है। अब देखो मैं पता फॉर्मूला मैग्नेटिक फोर्स किसी भी वायर में जो लगती है उसको हमने फॉर्मूला निकाला है थोड़ी देर पहले, एफ एम इज इक्वल्स टू आई एल बी साइन थीटा। तो मैग्नेटिक फोर्स कितने का, आई करंट दिया है 10 एम्पियर की, लेंथ मीटर में 3 इंटू 10 की पावर -2, मैग्नेटिक फील्ड टेस्ला में सही है 27 इंटू 10 की पावर -2 इंटू साइन थीटा, साइन 90, साइन 90 कितना होता है 1, ये तो 1 हो जाएगा। तो देखो ये हो जाएगा 3 इंटू 27, 3 इंटू 27 हो जाता है 81, है ना। तो 81 इंटू 10 की पावर -2 और प्लस, देखो ये 10 की पावर -2 ये, और बेस सेम है, पावर सारी ऐड हो जाएगी, -2 और +1, 10 की पावर कुछ नहीं है तो मतलब 1 है। तो 2 माइनस प्लस, ये हो जाएगा -2 और +1, -4 +1 कितना हो जाएगा 81 इंटू 10 की पावर -3, सॉरी प्लस माइनस तो -3। इसको 14 लिख सकते हो, एक पॉइंट और शिफ्ट कर दो, मिल जाएगा 8.1 इंटू 10 की पावर -2 न्यूटन। सब एसआई यूनिट में रखा हमने, तो आंसर भी कितना आएगा एसआई यूनिट में, फोर्स की एसआई यूनिट होती है न्यूटन। तो देखो इस टाइप क्वेश्चन बनते हैं, कोई और टफ क्वेश्चन नहीं है, क्वेश्चन थोड़ा बहुत घुमा सकता है, मैं कॉन्सेप्ट याद रखोगे तो सारे क्वेश्चन ईजी हैं, ठीक है। तो ये था ऑल अबाउट मैग्नेटिक फोर्स, नोट करना चाहे तो कर सकते हैं, क्वेश्चन बुक का है। इसके बाद जो अगला टॉपिक है वो है मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल, मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। देखो कोई चार्ज पार्टिकल को मूव कर रहा है और मान लो मैग्नेटिक फील्ड, जैसे मैग्नेटिक फील्ड इतनी रीजन में चार्ज पार्टिकल आएगा तो यहाँ पे इसका मोशन हेलिकल हो जाएगा। कैसे होता है देखो समझते हैं इसको। जैसे मान लो पहले हम बात करें मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर देख रहे हैं, जैसे मान लो ये मैग्नेटिक फील्ड है, जैसे मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। अब देखो हम इसको कहाँ से देख रहे हैं, सामने से, जैसे ये मैग्नेटिक फील्ड से जा रही है हम इसको सामने से देख रहे हैं, ये देखो ये प्लेन है, ये प्लेन है, तो हम इसको ये वाले प्लेन से देख रहे हैं, यहाँ से फोकस करें, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे जा रही है ना सारी, तो ये वाले प्लेन से फोकस करें तो हम सामने देख रहे हैं, तो मैग्नेटिक फील्ड कहाँ जाएगी, अंदर, मैग्नेटिक फील्ड अंदर जाएगी। जैसे मान लो ये मैग्नेटिक फील्ड जा रही है ऐसे, सारी मैग्नेटिक फील्ड जा रही है, इसको अगर हम सामने से देखेंगे ऐसे करके तो ये मैग्नेटिक फील्ड कहाँ जा रही है, अंदर की तरफ ना, तो ये सारी मैग्नेटिक फील्ड जा रही है इस तरफ, ये सारी मैग्नेटिक फील्ड से, और जब से सामने देखेंगे तो कहाँ जाएगी, बोर्ड के अंदर, ठीक है। तो यहाँ बोर्ड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड जा रही है, ठीक है। और यहाँ पे कोई चार्ज पार्टिकल है, लेट्स से वो ऐसे मूव कर रहा है, वेलोसिटी v से कोई चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है, ठीक है, कोई चार्ज पार्टिकल v वेलोसिटी से मूव कर रहा है, ठीक है। अब देखो अगर हम देखें तो चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड, तो उस पर फोर्स लगेगी। देखो फोर्स निकालने का तरीका भाई, इसको हम उंगली को रखते हैं अपने वेलोसिटी के डायरेक्शन में, फिर कर्ल करते हैं मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में, और हमको अंगूठा देता है फोर्स मैग्नेटिक फील्ड। तो देखो यहाँ वेलोसिटी है, वेलोसिटी देखो किधर है, वेलोसिटी इधर है ना, और मैग्नेटिक फील्ड अंदर इधर, तो वेलोसिटी के डायरेक्शन में उंगली लगे, मोड़े मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन में, हमारा अंगूठा कहाँ है, ऊपर की तरफ, यानी मैग्नेटिक फोर्स कैसे लगेगी, ऊपर की तरफ। तो देखो जब मैग्नेटिक फोर्स ऊपर की तरफ लग रही है तो चार्ज पार्टिकल कहते हैं ऊपर की तरफ चला जाएगा ना, जाना चाहिए था सीधा, ये चार्ज पार्टिकल आ रहे ऐसे, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जैसी है तो फोर्स ऊपर की तरफ लगी तो हल्का सा ऊपर की तरफ बेंड हो गया, देखो ऐसे चला गया, जाना था सीधा मगर हल्का तो ऊपर मुड़ गया।
ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम देखें, यहाँ पे जाना चाहिए इसको, देखो ऐसा वेलोसिटी इधर जा रही है, मगर क्या है वेलोसिटी इधर जा रही है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर, फोर्स कहाँ लगेगी इस तरफ, तो फोर्स देखो अगेन इधर लगी मैग्नेटिक फोर्स, तो ये हल्का सा इधर मूव कर गया। अब यहाँ पे जाना चाहिए था इसको ऐसे, मगर देखो वेलोसिटी ऐसे, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ, फोर्स नीचे, वेलोसिटी ऐसे, ये वेलोसिटी है और मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ, तो ये फोर्स कहाँ है नीचे की तरफ, यहाँ पे फोर्स किस तरह लगेगी नीचे की तरफ, तो ये मूव कर जाएगा ऐसे, एंड देन कंप्लीट ये एक सर्कल फॉर्म कर लेगा। यानी जब भी मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर, यानी मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर यहाँ से कोई चार्ज पार्टिकल चलता है, तो देखो जैसे चार्ज पार्टिकल यहाँ से जाएगा तो ऐसे से जाएगा, ठीक है, ऐसे से रोटेट करेगा, ठीक है। अब इसकी अगर मैग्नेटिक फील्ड को हम देखें अलोंग द एक्सिस, यानी कोई चार्ज पार्टिकल सीधा जाएगा, कोई चार्ज पार्टिकल सीधा जा रहा है, ठीक है, जा रहा है ये इस तरफ, तो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर होने की वजह से क्या हो रहा है कि रोटेट कर रहा है, ठीक है। ये देखो अगर हम इसको अलोंग द इस साइड से देख रहे हैं तो इस पार्टिकल रोटेट कर रहे हैं, अगर कोई पार्टिकल सीधा जा रहे हैं तब क्या होगा, तो ये जा रहा है सॉरी वेलोसिटी भी किधर, अब वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में देखो, वेलोसिटी भी इधर है मैग्नेटिक फील्ड इधर है, दोनों सेम है, तो इसके बीच का एंगल कितना हो जाएगा, देखो मैं पता है मैग्नेटिक फोर्स जो होती है, मैग्नेटिक फोर्स जो होती है ये होती है क्यू वी क्रॉस बी, है ना, क्यू वी क्रॉस बी, तो लिखते हैं क्यू वी बी साइन थीटा। यहाँ पे देखो थीटा कितना बन रहे हैं, वेलोसिटी इधर मैग्नेटिक फील्ड इधर, तो वेलोसिटी भी इधर है मैग्नेटिक फील्ड भी इधर, इसके बीच में कितना एंगल बन रहा है, वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड कितना एंगल बन रहा है 0 डिग्री, तो एंगल नहीं है इसके बीच में। यहाँ पे अगर हम देखें यहाँ वेलोसिटी इधर थी मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ थी, तो इसके बीच में एंगल बना था 90 डिग्री, देखो अब यहाँ पे इनके बीच में एंगल 0 बन रहा है, तो जब साइन 0 कितना हो जाएगा 0, तो मैग्नेटिक फोर्स कितनी जाएगी 0। यहाँ पे जो मैग्नेटिक फोर्स लग रही है वो 0 लग रही है चार्ज पार्टिकल, जब चार्ज पार्टिकल को कोई फोर्स लग नहीं रही तो जिस तरफ से जा रहा है उसी तरफ से जा रहा है, जैसे मान लो चार्ज पार्टिकल चल रहा है, इसमें कोई फोर्स नहीं लग रही तो सीधा जा रहा है, जब इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर आता है तब इसमें फोर्स लगती है, तो इसका डायरेक्शन चेंज हो जाता है, रिफ्लेक्ट हो जाता है, मगर बिना मैग्नेटिक फील्ड की, बिना किसी फोर्स के इन्फ्लुएंस के एकदम सीधा चल रहा था, जहाँ पे देखो कोई फोर्स लगी तो ये सीधा जाएगा। अब दोनों मोशन कंबाइन कर दे, देखो एक तरफ ये रोटेट कर रहा है, एक तरफ ही सीधा जा रहा है, जब दोनों मोशन जाएगा तो कैसा जाएगा, ऐसा मोशन करेगा। देखो अगर मोशन देखें नेट मोशन, दोनों का कॉम्बिनेशन मोशन अगर हम देखें तो देखो रोटेट भी कर रहे हैं और लीनियर भी जा रहे हैं, यानी आगे भी चल रहे हैं और रोटेट भी कर रहे हैं, तो इसको हम बोलते हैं हेलिकल मोशन, हेलिकल मोशन। तो जब इलेक्ट्रॉन किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जब जाता है या कोई भी चार्ज पार्टिकल जो कि मूव कर रहा है वो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जाएगा तो क्या करेगा, हेलिकल मोशन करता है, ठीक है। यही लिख सकते हैं हम लोग, द चार्ज पार्टिकल अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड मूव्स इन हेलिकल पाथ, हेलिक्स पाथ, जैसे स्प्रिंग नहीं होती, स्प्रिंग की तरह मूव करेगा ऐसे, तो उसे हम बोलते हैं हेलिकल पाथ, ठीक है। यहाँ कुछ टर्म्स हैं जो हमको जानना जरूरी है, जैसे मान लो देखो ये इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन है, चार्ज पार्टिकल यही मूव करके जा रहा है ना से, तो यहाँ पे इसकी एक दो, यानी वो जो मूव कर रहा है जिस पाथ के अलॉन्ग मूव कर रहा है उस पाथ के दो, मतलब दो सक्सेसिव पाथ के बीच का डिस्टेंस क्रेस्ट क्रेस्ट का या तो ट्रफ ट्रफ का, यानी सेम पॉइंट का, देखो ये साइकिल में ये पॉइंट और ये साइकिल में ये पॉइंट, दोनों अलग अलग साइकिल है, इसी सक्सेसिव साइकिल अगली साइकिल, तो अगली साइकिल का सेम पॉइंट में उसे कितना डिस्टेंस कवर किया उसको हम बोलते हैं पिच। पिच क्या होता है, डिस्टेंस बिटवीन टू सेम पार्ट ऑफ द टू डिफरेंट साइकिल, ठीक है। अब इसके बाद आता है रेडियस, तो देखो ये पाथ है, ये इसकी रेडियस है आर, ये कितना ये ज़्यादा सर्कल में घूम रहा है, तो सर्कल जैसे घूम रहा है ना, यहाँ से इसके सेंटर से डिस्टेंस को क्या बोलेंगे रेडियस, तो जनरल टर्म में पता ही, ठीक है। इसका टाइम पीरियड होता है, टाइम पीरियड होता है कि ये कितने सेकंड में, इसने कितने सेकंड में एक साइकिल पूरी की, जैसे यहाँ से इलेक्ट्रॉन गया यहाँ पे आया, ये पूरा गया यहाँ तक है ना, तो मान लो 2 सेकंड लगा, 1 सेकंड में यहाँ पहुंचा, या 1 सेकंड में यहाँ पहुंचा, अगले सेकंड में यहाँ पहुंचा, फिर अगले सेकंड यहाँ, यानी इसकी एक साइकिल पूरा करने में इतना लगा 3 सेकंड, तो उससे टाइम पीरियड कितना हो जाएगा 3 सेकंड। टाइम पीरियड क्या होता है, टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट 1 साइकिल, एक साइकिल पूरा करने में कितना टाइम लग रहा है। फ्रीक्वेंसी होती है, फ्रीक्वेंसी को हम दिखाते हैं न्यू से, न्यू क्या होता है, फ्रीक्वेंसी हम उसको बोलते हैं कि ये क्या बोलते हैं, 1 सेकंड में, 1 सेकंड में कितना बार कितना दूर चला गया, कितना साइकिल इसने कंप्लीट कर लिया, जैसे मान लो 1 सेकंड में ये इलेक्ट्रॉन है, 1 सेकंड में 3 साइकिल पूरी कर ली, फ्रीक्वेंसी कितनी होगी 3, हाँ, तो वही होता है कितना रिवोल्यूशन कर रहा है कितने सेकंड में, ठीक है। तो ये होता है, इसके कुछ एक्सप्रेशन है वो निकालना है, फॉर्मूला याद रखना है, कैसे डेरिवेशन हो, ये इतना जरूरी नहीं, इंपॉर्टेंट नहीं, पूछेगा भी नहीं, जहाँ तक मतलब अभी तक का जो चलता हुआ आ रहा है पैटर्न, तो पूछता नहीं है जनरली ये सब, बस उसी फॉर्मूला से बेस्ड क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। जैसे मान लो पहले पूछेगा रेडियस क्या होगा हेलिक्स की,
क्वेश्चन पूछ लेगा व्हाट इज रेडियस ऑफ हेलिक्स, यानी यहाँ पे देखो मेन क्या है, हेलिक्स पाथ को बोलते हैं। यहाँ पे हम लोग समझने की कोशिश कर रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन जब किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जाता है तो मूविंग इलेक्ट्रॉन तो वो हेलिकल पाथ को फॉलो करता है ना। वो हेलिकल पाथ ऐसे ऐसे, उस हेलिकल पाथ की रेडियस कितनी हो जाएगी, वो इलेक्ट्रॉन के एक सेकंड में कितना दूर जाएगा, यानी फ्रीक्वेंसी कितनी होगी उसकी, उसकी दो पाथ के बीच में डिस्टेंस कितना होगा, यानी वो एक सर्कल और दो सर्कल के बीच में कितना आगे बढ़ रहा है। जब अब वो इलेक्ट्रॉन ऐसे भी घूम रहा है और आगे भी बढ़ रहा है, यानी वो दो साइकिल में कितना आगे बढ़ गया, उसको बोलेंगे पिच, है ना। या हम बोल सकते हैं एक सेकंड में कितना आगे गया, फ्रीक्वेंसी, है ना, या कितने सेकंड में उसने एक साइकिल पूरा किया, टाइम पीरियड। ये सब टर्म्स हैं जिससे क्वेश्चन बनता है, तो वही हमको निकालना है। पहले हम निकालते हैं रेडियस ऑफ हेलिक्स, डेरिवेशन इंपॉर्टेंट नहीं है, स्टिल सिर्फ फॉर्मूला हमको याद रखना है। रेडियस ऑफ हेलिक्स क्या होगा, देखो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को अंदर एक फोर्स खींच रही होगी जिसको हम बोलेंगे मैग्नेटिक फोर्स, है ना, ये देखो अंदर खींच रही है मैग्नेटिक फोर्स, और इसको एक फोर्स घुमा रही होगी जिसको हम बोलेंगे सेंट्रीपिटल फोर्स, है ना। चाहे मैग्नेटिक फोर्स और सेंट्रीपिटल फोर्स दोनों क्या है, सेम है। मैग्नेटिक फोर्स कितना होता है, हमने निकाला है, मैग्नेटिक फोर्स कितना होता है, क्यू वी बी साइन थीटा। देखो यहाँ पे इसके बीच का एंगल कितना है, 90, इसके बीच का एंगल कितना है 90, तो साइन 90 इज 1, तो ये हो जाएगा 1 क्यू वी बी, तो हो जाएगा क्यू बी बी। सेंट्रीपिटल फोर्स कितना होता है, सेंट्रीपिटल फोर्स हमने पढ़ा है, स्ट्रक्चर ऑफ एटम चैप्टर था क्लास 11 में, और रोटेशनल में, दोनों में हमने पढ़ा है। सेंट्रीपिटल फोर्स होता है एम वी स्क्वायर बाय आर, ठीक है। यहाँ आर होता है रेडियस, जिस सर्कल में घूम रहा है उसकी रेडियस, एम होता है मास, जो भी सब्सटेंस घूम रहा है, जैसे यहाँ पे इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, इलेक्ट्रॉन का मास, वी वेलोसिटी, किस वेलोसिटी से घूम रहा है वो, और ये क्यू चार्ज है, वी वेलोसिटी, या बी मैग्नेटिक फील्ड है। तो देखो यहाँ से आर निकालना, आर ऊपर जाएगा तो यहाँ से क्यू वी भी नीचे आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से वी स्क्वायर कट जाएगा बस, तो आर कितना हो जाएगा, रेडियस आर हो जाएगा एम वी बाई क्यू वी। सो अगेन देखो ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि डेरिवेशन कैसे हुआ, इंपॉर्टेंट क्या है, इसका फॉर्मूला, ठीक है। तो यहाँ पे फॉर्मूला लिखते हुए चलते हैं, अगर मान लो क्वेश्चन आएगा तो रेडियस का फॉर्मूला होता है आर इज इक्वल्स टू एम बी बाई क्यू बी, ठीक है। तो एम होता है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, एम होता है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, वी होता है वेलोसिटी, किस स्पीड से इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, क्यू होता है आपका चार्ज, इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना है, और बी होता है मैग्नेटिक फील्ड, कि वो इलेक्ट्रॉन की मतलब जिस इलेक्ट्रॉन किस मैग्नेटिक फील्ड में, जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में घूम रहा है उसकी इंटेंसिटी कितनी है, ठीक है। तो उसको नोट करना चाहिए, कर सकते हैं। सो इसी आगे अगर हम कंटिन्यू करें तो क्या आता है, फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी फ्रीक्वेंसी होता है न्यू इक्वल्स टू क्यू बी अपॉन 2 पाई एम। तो कहाँ से है एक्सप्रेशन, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बाकी निकालना है तो देख सकते हैं, आपको बुक में दिया है पूरा, बाकी इसी में हमको फॉर्मूला से मतलब है कि बेस क्वेश्चन आते हैं। तो फ्रीक्वेंसी क्या होता है, वही चीज, फ्रीक्वेंसी क्या होता है, टोटल पाथ कवर या टोटल साइकिल कवर, नंबर ऑफ साइकिल इन 1 सेकेंड, एक सेकंड में कितना साइकिल पूरा कर रहे हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी होता है क्यू बी अपॉन 2 पाई एम, ठीक है। फ्रीक्वेंसी होता है क्यू बी अपॉन 2 पाई एम। इसे आता है टाइम पीरियड, टाइम पीरियड जो होता है, इसे फॉर्मूला याद होगा तो टाइम पीरियड जो होता है फ्रीक्वेंसी का उल्टा होता है, फ्रीक्वेंसी का उल्टा होता है टाइम पीरियड। तो फ्रीक्वेंसी क्या है, क्यू बी अपॉन 2 पाई एम, तो जाएगा 2 पाई एम बाई क्यू बी। एम होता है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, और ई होता है, क्यू होता है चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। एम मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्यू होता है चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो टाइम पीरियड क्या होता है, टाइम रिक्वायर्ड टू कवर 1 साइकिल, इट इज टाइम रिक्वायर्ड, कितना टाइम लग रहा है एक साइकिल पूरा करने के लिए, है ना। इसके बाद फिर लास्ट जो है, इसके बाद जो लास्ट है पिच है, पिच क्या होता है ना, पिच क्या होता है, पिच को हम पिच दिखा रहे हैं। पिच जो होता है, जो होता है इट इज पैरेलल डिस्टेंस कवर्ड इन 1 साइकिल, एक साइकिल में इसने कितना पैरेलल डिस्टेंस कवर किया। तो एक साइकिल में कितना टाइम लगता है, एक देखो अब हम लिखना चाहें, डिस्टेंस होता है स्पीड, स्पीड होता है या वेलोसिटी होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, यहाँ से डिस्टेंस हो जाएगा वेलोसिटी इनटू टाइम, ठीक है। पिच निकालना ना, यानी एक साइकिल में कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है, एक साइकिल को यहाँ से एक साइकिल हुई है ना, इसने कितना डिस्टेंस कवर किया, वही हो गया पिच। यहाँ से साइकिल शुरू हुई, यहाँ पे खत्म हो गई, कितना डिस्टेंस कवर किया, वो हो गया पिच। यानी जिस पॉइंट से स्टार्ट किया उसी पॉइंट पे जब वापस आ गया तो उसी को बोलते हैं एक साइकिल, एक साइकिल पूरी हुई पिच। तो वेलोसिटी हो जाएगा, डिस्टेंस हो जाएगा वेलोसिटी इनटू टाइम।
अगेन डेरिवेशन इंपॉर्टेंट नहीं है, बार बार बोल रहे हैं, सिर्फ हमको फॉर्मूला पे फोकस करना है, ठीक है। तो वेलोसिटी क्या है, वेलोसिटी निकालना, पैरेलल वेलोसिटी, यहाँ पे उसकी वेलोसिटी बात नहीं कर रहा, सर्कुलर वेलोसिटी है ना, यहाँ पे पैरेलल वेलोसिटी बात कर रहे हैं। जगह पैरेलल हमें लिखा है ना, पैरेलल यानी पैरेलल, देखो ये पैरेलल वेलोसिटी है आगे बढ़ जाने की वेलोसिटी, और एक होता है रोटेशनल वेलोसिटी जो घूम रहा है ना। तो पैरेलल वेलोसिटी को हम v ऐसे दिखा रहे हैं पैरेलल के साइन से, इनटू टाइम, टाइम पीरियड होता है, टाइम पीरियड कितना है 2 पाई m अपॉन q, ये बन जाएगा पिच का फॉर्मूला। ये 4 फॉर्मूला है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आते हैं इससे, फॉर्मूला याद रखना है, बाकी लिखना चाहे लिख सकते हैं, ठीक है। इसी क्वेश्चन देखते हैं चलो। इसके बाद ये देखो क्वेश्चन है, उसी टॉपिक में बेस्ड है, आपके एनसीईआरटी बुक का है क्वेश्चन 4.11 एक्सरसाइज का। बोला इन अ चेंबर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 6.5 गॉस इज मेंटेन, यानी एक चेंबर है, लेट्स से दिस इज चेंबर है ना, इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड मेंटेन करके रखा है इन्होंने, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड कितनी है, मैग्नेटिक फील्ड है 6.5 गॉस, 6.5 गॉस को चेंज करते हैं टेस्ला में तो जाएगा 10⁻⁴ टेस्ला है ना, 1 गॉस इज इक्वल टू 10⁻⁴ टेस्ला, 6.5 गॉस इज इक्वल टू 6.5 × 10⁻⁴ टेस्ला। एन इलेक्ट्रॉन इज शॉट इनटू द फील्ड, यानी यहाँ पे कोई मतलब ओपनिंग है जहाँ से इलेक्ट्रॉन को उन्होंने एंटर करवाया, ठीक है, इलेक्ट्रॉन को फेंका है ना। कितनी वेलोसिटी से फेंका इलेक्ट्रॉन को अंदर, इलेक्ट्रॉन को उन्होंने डाला विद द वेलोसिटी ऑफ 4.8 × 10⁻⁶ मीटर पर सेकेंड, नॉर्मल टू द फील्ड, यानी इलेक्ट्रॉन ऐसे जा रहे हैं, फील्ड ऐसे, यानी 90 डिग्री एंगल बन रहा है उनके बीच में, ठीक है। नॉर्मल मतलब 90 डिग्री, पता है ना, ऑप्टिक्स में पढ़ा था आपने कि फील्ड की नॉर्मल, नॉर्मल क्या होता है, परपेंडिकुलर लाइन होती है, तो नॉर्मल डाला है इन्होंने फील्ड की, एक्सप्लेन बाय द पाथ ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक सर्कल, तो बोल रहा है पाथ जो इलेक्ट्रॉन की वो है सर्कुलर, सर्कुलर पाथ फॉलो कर रहे हैं। क्यों होता है, अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था, बिकॉज व्हेन इलेक्ट्रॉन इज नॉर्मल टू द, या इलेक्ट्रॉन का जो वेलोसिटी है या मोशन है वो नॉर्मल है मैग्नेटिक फील्ड की, देन इट विल एक्सपीरियंस अ मैग्नेटिक फोर्स, ये मैग्नेटिक फोर्स को एक्सपीरियंस करेगा, एंड दैट मैग्नेटिक फोर्स टेंड्स टू ब्रिंग दैट इलेक्ट्रॉन इनटू अ सेंट्रीपिटल मोशन, यानी वो इलेक्ट्रॉन जो है उसके ऊपर लगने वाली फोर्स उसको किस मोशन में लेके आएगी, सेंट्रीपिटल मोशन में, यानी इसके ऊपर सेंट्रीपिटल फोर्स लगने लगेगा, उस सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से वो क्या करेगा, वो सर्कुलर मोशन को फॉलो करने लगेगा। वही चीज जो बताए थे, इसको लिख सकते हैं इजीली, उसके बाद फिर है ना वही चीज़ पुरानी वाली है, ठीक है। सब यहाँ पे बोला है डिटरमाइन द रेडियस ऑफ द सर्कुलर ऑर्बिट, तो रेडियस निकालना है, रेडियस फॉर्मूला देखो यहाँ पे लिखा है जो अभी हमने थोड़ी देर पहले ड्राइव किया, r इज इक्वल टू एम बी अपॉन क्यू बी है ना, एम बी अपॉन क्यू बी। अब देखो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है पता होना चाहिए, ये याद होना चाहिए, ठीक है, दिया हो ना दिया उससे मतलब नहीं, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन हमें याद रखना है 9.1 × 10⁻⁻31 kg। मास ऑफ प्रोटॉन कितना होता है 1.67 × 10⁻27 kg, तो ये याद रखना है। चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन सेम ही होता है, कितना होता है -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, ठीक है। सॉरी, क्या मास कितना है इलेक्ट्रॉन का 9.1 × 10⁻31 kg, वेलोसिटी से छोड़ा गया इलेक्ट्रॉन को 4.8 × 10⁻6 डिवाइड बाय क्यू, चार्ज कितना है 1.6 × 10⁻19, चाहो तो माइनस ले लो, वो बस डायरेक्शन बताता है, और बी मैग्नेटिक में कितना है 6.5 × 10⁻⁻4, हाँ सही 6.5 × 10⁻⁴, ठीक है। अब देखो पहले तो सब जो ये है 10 की वैल्यू करें, नॉर्मल की तरफ करो, देखो 9 1.6 6 3 × 48 16 3 × 42 3 हो जाएगा, 3 3 3 3 3 3 ये लगभग कटेगा तो 3 to the 6.2.3 के आसपास आएगा, 2.25 to 6 है ना, 2.3 मान लेते हैं, ठीक है, हाँ 2.3 के आसपास आएगा, तो ये जाएगा 9.1 इंटू ये कट गया ये कट गया ये कट गया, ये आ गया 2.3 के आसपास, अप्रॉक्स में हम लोग का आंसर आ रहा है, ठीक है, काटने और ये जाएगा 10⁻31 + 6 -31 + 6, ये -92 पर आएगा तो +19, -4 पर आएगा तो +4, तो 6 + 4 10 10 + 19 29, तो ये जाएगा पूरा पूरा 29, ठीक है, तो जाएगा 9.1 डिवाइड बाय 2.6, तो 2.3 2.3 2.3 कर लेते हैं, 91 को डिवाइड 23 से, 23 4 ज़ा 12 1 कैरी 4 to the 8 9 92, अप्रॉक्सीमेटली 4 के आसपास आएगा, अप्रॉक्सीमेटली 4 के आसपास आएगा, 4 × 10 की पावर ये जाएगा -3 30 सॉरी -2, हम लोग को रेडियस निकालने से आंसर किसमें आ रहा है मीटर में। कैलकुलेशन में देखो थोड़ा बहुत गलती हो सकती है, ट्राई करना अपने से, क्योंकि
ऐसी बिना रफ में हम नहीं कर रहे, जल्दी जल्दी कर रहे हैं ताकि आपको क्वेश्चन समझ में आ जाए। सिर्फ मेन जो है बेसिक समझा रहे हैं, ठीक है। बाकी कैलकुलेशन चेक कर लेना एक बार कि कहीं कुछ गलती तो नहीं हो रही है, बिकॉज ठीक ही लग रहा है, ठीक है। तो 4 × 10⁻², मीटर में इसको चाहो तो लिख सकते हो 4 सेंटीमीटर। 10⁻² है ना, तो उसको जब चेंज करेंगे तो इंटू 100 करेंगे तो ये सेंटीमीटर में चेंज होगा। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, तो 4 मीटर में 400 सेंटीमीटर। यहाँ पे 10⁻² +2 कट जाएगा, 4 से। तो देखो इस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, है ना। सो ये सिर्फ हमको डेरिवेशन इसमें इंपॉर्टेंट नहीं, बाकी जो फॉर्मूलाज है उस चारों फॉर्मूला को याद रखना है आपको। फ्रीक्वेंसी, चाहे वो पिच, चाहे वो टाइम पीरियड, चाहे वो रेडियस पूछे, ठीक है। और बेसिकली थोड़ा सा थ्योरी भी दिमाग में रखना, क्यों उसका मोशन सर्कुलर होता है, देखो जैसे क्वेश्चन पूछ सकता है ऐसे, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा ध्यान देना है, और जितने क्वेश्चन टॉपिक किए हैं उसके ऊपर क्वेश्चन बुक में है, एक्स्ट्रा क्वेश्चन ट्राई करना चाहोगे तो कर सकते हो, ठीक है। सो आज के लिए इतने ही रखते हैं, फिर आगे नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे फर्दर टॉपिक। तो यहाँ पे तक हम लोग का एम था सिर्फ बेसिक समझना। तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, मैग्नेटिक फोर्स क्या होता है, इसका बेसिक थोड़ा बहुत क्लियर हो गया। अब आगे हम इसको अप्लाई करना सीखेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।